कंफर्म कर दो एक बार। ओके ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सबको। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, एंड आई वेलकम यू ऑल on this platform of gate grooves and in this session of fluid mechanics। तो फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे आज, और जैसे कि हम हर बार करते हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। ओके, और स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ चलेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से, हमेशा की तरह। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, किसी को डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ बोलना हो, कुछ बताना हो, किसी को कुछ भी अगर पूछना हो तो प्लीज बोल सकता है, पूछ सकता है। उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, और जो हमारी कुछ बातें हैं वो करनी है, वो हम करेंगे सेशन के बाद। पहले थोड़ी पढ़ाई की बात हो जाए। पढ़ाई से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज बोलो। चलो तो डियर स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। देखो भाई ध्यान से, कोई भी आप एग्जाम दोगे, कोई भी आप एग्जाम दोगे, टेक्निकल एग्जाम दोगे, इसका वेटेज अच्छा खासा रहेगा हमेशा। यस, फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा हमेशा। और सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ी एज एन इंजीनियर कि हमको ये सब्जेक्ट स्टडी करना है फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं। भाई ध्यान से देखना, यहां पे दो टर्म आपको दिखाई दे रही है इस सब्जेक्ट के नाम में ही, दैट इज फ्लूइड एंड मैकेनिक्स। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, ये जो टर्म है फ्लूइड, इसका क्या मतलब है भाई? व्हाट डज फ्लूइड मींस? आप सब लोग जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से ये लाइन आप देखते आ रहे हो, सबको पता है, दैट इज एनीथिंग विच कैन फ्लो, anything which can flow, which can flow, which can flow, or we can say any substance which can flow is called fluid। कोई भी वो सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फ्लूइड बोलते हैं, है ना। और वो कौन कौन सी चीज है, वो कौन कौन सी चीज है जो फ्लो कर सकती है? दैट इज, वो कौन कौन से सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकते हैं? लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस। क्या सॉलिड्स फ्लो कर सकते हैं? नहीं, सॉलिड फ्लो नहीं करेंगे, ठीक है, सॉलिड मूव कर सकते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। ओके, तो फ्लूइड का जो बिल्कुल सबसे पहला बेसिक डेफिनेशन होगा वो वही डेफिनेशन होगा जो आप क्लास 8 से देखते आ रहे हो, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, वाटर फ्लो कर सकता है, हाँ जी कर सकता है। क्या गैसेस एयर फ्लो कर सकती है? हाँ कर सकती है। तो दीज टू विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड। तो हमको यहाँ पे लिक्विड के बारे में स्टडी करना है और गैसेस के बारे में स्टडी करना है, लेकिन लिक्विड और गैसेस का क्या स्टडी करना है? क्या स्टडी करना है? उनका मैकेनिक्स स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है? उनका मैकेनिक्स स्टडी करना है। तो मैकेनिक्स टर्म, ये जो मैकेनिक्स वर्ड है, इसका क्या मतलब है भाई? मैकेनिक्स वर्ड का मतलब क्या है? दैट इज इट इज द स्टडी ऑफ सब्सटेंस, स्टडी ऑफ सब्सटेंस, स्टडी ऑफ सब्सटेंस। mechanics, or we can say mechanics is a branch of science in which we study of substance when it is subjected to, when it is subjected to external forces, when it is subjected to external forces, or we can say that study of behavior of substance। yeah, that is the right correct definition, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का बिहेवियर को स्टडी करना डियर, सब्सटेंस के बिहेवियर को स्टडी करना। जब सब्सटेंस के ऊपर क्या होंगे? एक्सटर्नल लोड लगे होंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। तो यहां से आपको एक चीज एकदम क्लियर हो गई होगी, इस सब्जेक्ट में हमको पढ़ना क्या है। इस सब्जेक्ट में हमको फ्लूइड के बारे में पढ़ना है, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ना है, उनका क्या पढ़ना है? उनका मैकेनिक्स पढ़ना है। मतलब जब लिक्विड और गैसेस के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगे, जब लिक्विड और गैसेस के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगे तो वो किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये हमको इस सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है। और ये पढ़ना क्यों है एज एन इंजीनियर?
बिकॉज एज एन इंजीनियर आपका काम क्या है? आपका काम है डिजाइन करना, चीजों को डिजाइन करना, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए कुछ भी डिजाइन करोगे डियर, आप कभी फ्लूइड को नहीं नेग्लेक्ट कर पाओगे वहां पे, नहीं। और कुछ भी अगर नहीं होगा तो एयर का इफेक्ट तो आना ही आना है। आप टनल डिजाइन कर रहे हो, पाइपलाइन डिजाइन कर रहे हो, तो वाटर का इफेक्ट तो आना ही आना है, वाटर पाइपलाइन डिजाइन कर रहे हो। तो फ्लूइड का क्या क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, हमारे डिजाइन किए हुए मेंबर में, वो तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप डिजाइन कर पाओगे। वो आप तभी फ्लूइड का इफेक्ट कंसीडर कर पाओगे जब आपको इस सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का नॉलेज होगा प्रॉपर। ओके, यहां पे मैं एक बहुत बेसिक आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं क्या, दैट इज एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, और स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड द मैकेनिक्स, ठीक है। यहां पे एक वर्ड का यूज बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं सब्सटेंस। क्या कोई बताएगा सब्सटेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस? सब्सटेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सब्सटेंस क्या है? व्हाट इज सब्सटेंस? अगर सपोज आप किसी इंटरव्यू में गए, आपको उससे पूछा व्हाट इज फ्लूइड, आपने कहा एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज सब्सटेंस, देन व्हाट, तो उसके बाद क्या आंसर करोगे आप लोग? सब्सटेंस क्या होता है? व्हाट इज सब्सटेंस? दैट इज एनीथिंग, 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 एनीथिंग which has, anything which has some mass, जिसका कुछ क्या हो? मास होगा, जिसका कुछ क्या होगा? मास होगा। एनीथिंग which has some mass and occupy some space, and occupy some space, कोई भी वो चीज जिसका कुछ मास होगा और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मतलब उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ क्या होगा? वॉल्यूम होगा, उसको हम सब्सटेंस बोलेंगे। कोई भी वो चीज जिसका कुछ जो मास होगा और वो कुछ वॉल्यूम होगा, उसका वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्सटेंस बोलेंगे। और हम जो सब्सटेंस का स्टडी करते हैं डियर, वो दो टाइप से करते हैं। हम जो सब्सटेंस का स्टडी करते हैं, सब्सटेंस को जो हम कैटेगराइज करते हैं, सब्सटेंस को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो टू टाइप से करते हैं डियर। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, फर्स्ट वन इज सॉलिड, एंड द सेकंड वन इज नॉन सॉलिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। तो फ्लूइड की टू कैटेगरीज है फर्दर, दैट इज लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस। भाई ध्यान से देखते रहना, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। और वो किसी भी जेईई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते हैं वहां से, फर्स्ट चैप्टर से, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से, ठीक है। सब्सटेंस को दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, सॉलिड एंड फ्लूइड। फ्लूइड को फर्दर टू पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, लिक्विड एंड गैसेस, बिकॉज ये दोनों ही क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं डियर। इसको स्टडी करने के लिए, इस पार्ट को स्टडी करने के लिए, सॉलिड का मैकेनिक्स स्टडी करने के लिए हमारे पास दो सब्जेक्ट अलग से हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इसका जो हम बात करते हैं ना, इसका हम बात करते हैं किसमें? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम इसको डिस्कस करते हैं, किसको? सॉलिड को। एफएम में हम सिर्फ किसके साथ डील करेंगे? इस वाले पार्ट के साथ डील करेंगे, ठीक है। और अगर मैं यहां पे आपसे पूछ लूं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में बेसिक डिफरेंस क्या होगा, तो क्या बताओगे आप मेरे को? आप बताओगे जो फर्स्ट डिफरेंस होगा सॉलिड में, दैट इज सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है ना बहुत पास पास होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे। इसका मतलब उसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लग रहा है ना, जिस बॉन्ड से वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, जिस बॉन्ड से दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड है, उसको क्या बोलेंगे? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस यहां पे क्या होते हैं? लार्ज। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर लार्ज। तो जो सॉलिड्स के बीच में, सॉलिड्स में जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में बहुत पास पास होंगे, पास पास होंगे, इसका क्या मतलब होगा? वो आपस में एक हाई बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होंगे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा सॉलिड्स में। तो सॉलिड्स को अलग करना, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग करना डिफिकल्ट होगा, बिकॉज इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है सॉरी। वहीं पे लिक्विड्स के अंदर ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है ये वीक होंगे। कैसे होंगे? वीक, ठीक है। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होंगे वो थोड़े दूर दूर होंगे। कैसे होंगे? थोड़े दूर दूर होंगे, इस तरह से। और गैसेस में ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस डियर वेरी वीक, बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे।
वेरी वीक। तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल है वो आपको बहुत दूरी दूरी पे मिलेंगे, उनके बीच में बॉन्ड ही नहीं है, अच्छे से बॉन्ड ही नहीं है, एक मॉलिक्यूल इधर घूम रहा है, किधर घूम रहा है। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस में। और क्या है डिफरेंस? द सेकंड वन इज सॉलिड हैज इट्स डेफिनेट, सॉलिड्स हैज इट्स डेफिनेट शेप एंड साइज। सॉलिड का अपना खुद का क्या होगा? शेप एंड साइज होगा। क्या लिक्विड का खुद का शेप एंड साइज होता है क्या? नहीं। लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में पोर करोगे वो उसी का शेप ले लेगा। लिक्विड को आप जिस शेप के कंटेनर में डालोगे वो उसका शेप ले लेगा। लिक्विड टेक्स शेप ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर। लिक्विड क्या करेगा? कंटेनर का ही शेप ले लेगा। और अगर मैं बात करता हूं गैसेस की, तो ये क्या करेंगे? अगर आप गैसेस को किसी भी कंटेनर में डाल के देख लो, वो क्या करेंगे? पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई कर लेंगे, ना ही सिर्फ शेप, वो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे, पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे, है ना। सो दिस ऑक्यूपाई दैट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, ये है डियर बेसिक डिफरेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस में। हमको डील किसके साथ करना है? फ्लूइड के साथ करना है, लिक्विड और गैसेस के साथ डील करना है। अब अभी तक तो हम ये सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे? अब हम फ्लूइड को डिफाइन करेंगे। अभी तक जो आपने फ्लूइड का डेफिनेशन देखा है ना, एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, ये ठीक है डेफिनेशन, ये ठीक है, बट आपके लेवल के लिए ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है। एज एन इंजीनियर अगर आप ये डेफिनेशन बोलोगे तो सफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, क्लास 9 का स्टूडेंट भी यही डेफिनेशन बोलेगा, आप भी ये डेफिनेशन बोलोगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा समझा ही नहीं है फ्लूइड को। तो हमको फ्लूइड को और अच्छे से समझना है, और अब हम फ्लूइड को डिफाइन करेंगे, क्योंकि सब्सटेंस दो टाइप के है ना, सॉलिड और फ्लूइड। तो हम फ्लूइड को डिफाइन करेंगे सॉलिड से डिफरेंशिएट करते। सो नाउ वी विल डिफाइन द फ्लूइड सॉलिड से डिफरेंशिएट करते हुए। और ध्यान से सुनना, दो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, फ्लूइड की डेफिनेशन से ही दो क्वेश्चन बनेंगे आपके भी। ठीक है, देखो कैसे डिफाइन करेंगे फ्लूइड को, इधर देखो इधर। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, भाई ध्यान से देखना बिल्कुल, ये सपोज दिस इज अ सॉलिड, हाँ कोई सॉलिड है, ये कोई सॉलिड है जिसको मैंने नीचे से फिक्स किया हुआ है। इस सॉलिड को अपन ने नीचे से फिक्स किया हुआ है। अब इस सॉलिड के ऊपर अगर मैं शियर फोर्स अप्लाई करता हूं, ध्यान से देखना भाई, अगर हम क्या करते हैं इस सॉलिड के ऊपर शियर फोर्स अप्लाई करते हैं, लाइक दिस, ये क्या अप्लाई किया मैंने सॉलिड के ऊपर? शियर फोर्स अप्लाई किया है F। अब जब मैं ये F शियर फोर्स सॉलिड के ऊपर अप्लाई करूंगा, सो ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स दिस सॉलिड विल डिफॉर्म, डेफिनेटली दिस सॉलिड विल डिफॉर्म। और ये सॉलिड अगर डिफॉर्म होगा तो किस तरह का इसमें डिफॉर्मेशन आएगा, ये चेक करना जरा। क्या डिफॉर्मेशन ऐसा आएगा? क्या ये सॉलिड डिफॉर्म होंगे कुछ इस टाइप से हो जाएगा, दिस वन, इसको चेक करो, ये कुछ डिफॉर्म होकर इस टाइप से हो जाएगा भाई, दिस वन, दिस। तो ड्यू टू दिस एक्सटर्नल लोड F ये सॉलिड डिफॉर्म हो गया कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं इसके अंदर कितना डिफॉर्मेशन हुआ, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि शेयर लोड है ना, तो शेयर डिफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो शेयर डिफॉर्मेशन कितना हुआ इसके अंदर? ये हुआ है, ये एंगल फाई डिफॉर्म हुआ ना, क्योंकि शेयर डिफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? एंगुलर डिफॉर्मेशन। शेयर स्ट्रेन किसको बोलते हैं? दैट इज चेंज इन एंगल बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स, है ना। इन दोनों लाइन के बीच में, एक लाइन ऐसे थी एक लाइन ऐसे थी, इनके बीच में कितना एंगल चेंज हुआ है? इतना ही तो एंगल चेंज हुआ है। पहले इनके बीच में एंगल 90 डिग्री था, अब इतना रह गया, तो चेंज कितना हुआ? इतना एंगल चेंज हुआ। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो सॉलिड था इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स F लगा, तो उसकी वजह से इसके अंदर शेयर डिफॉर्मेशन आया। कितना डिफॉर्मेशन आया? फाई डिफॉर्मेशन आया। कितना डिफॉर्मेशन आया? फाई। अब ध्यान सुनना मेरी बात, अब अगर मैं इस फोर्स को रिमूव करता हूं, अब मैं क्या करता हूं? इस फोर्स को रिमूव करता हूं, तो क्या होगा? If I remove this force, then what will happen? Then dear, this solid will be in original shape and size. ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में चला जाएगा। अगर ये लोड इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर है, तो जानते हो ना इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर।
ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर है, अगर लोड लगाया डिफॉर्मेशन हुआ, लोड हटा दिया डिफॉर्मेशन वापस हो गया, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में चला गया। अगर ये लोड इलास्टिक लिमिट के आपने अंदर अंदर लगाया है तो ये सॉलिड ईयर अपने इनिशियल शेप और साइज में चला जाएगा। और अगर आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस भी कर दिया, एटलीस्ट दिस सॉलिड विल ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में जाने का ट्राई जरूर करेगा। ओके, और अगर लोड इलास्टिक लिमिट तक लगा हुआ है तो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में चला जाएगा। दैट मींस सॉलिड, ध्यान सुनना, सॉलिड विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ओरिजिनल शेप एंड साइज, है ना। कंडीशन क्या है, अगर ये इलास्टिक लिमिट के अंदर लगा हुआ है तो, है ना। आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, ये सॉलिड का बिहेवियर मैंने आपको दिखाया अभी, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड एफ, जैसे ही आपने एफ लोड को रिमूव किया सॉलिड अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में चला जाएगा, नहीं भी जाएगा तो एटलीस्ट ट्राई जरूर करेगा जाने का। बट क्या फ्लूइड के साथ भी ऐसा ही होगा? क्या फ्लूइड भी ऐसा ही बिहेवियर शो करेगा? है, चेक करते हैं। देखो इधर देखना ध्यान से, अगर मैं डियर ध्यान सुनना, अगर फ्लूइड को मैं शियर फोर्स अप्लाई करता हूं, कैसे अप्लाई करेंगे, इधर देखो ध्यान से, ये एक प्लेट है, दिस इज अनदर प्लेट, दिस इज अनदर प्लेट। ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं कि ये जो बॉटम वाला प्लेट है इसको मैंने फिक्स किया, बॉटम वाला प्लेट को मैंने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने कुछ फ्लूइड को फिल किया है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने किसको फिल किया है, किसी फ्लूइड को फिल किया हुआ है, फ्लूइड को। ओके, अब मैं यहां पे कुछ सेक्शन कंसीडर कर रहा हूं फ्लूइड का, सो आई एम कंसीडरिंग दिस, ये देखो ध्यान से, यहां पे ये मैं फ्लूइड का सेक्शन, आई एम कंसीडरिंग दिस सेक्शन ऑफ फ्लूइड, यहां से यहां तक, ध्यान से। ओके, चलो अब अगर मैं बोलता हूं कि इस फ्लूइड, इस ऊपर वाली प्लेट को, अपर प्लेट को अगर मैंने वेलोसिटी प्रोवाइड की, अगर मैंने इसको मूव किया, मूव कराने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर शियर फोर्स अप्लाई किया ना, इस वाली लेयर पे, इस वाले प्लेट के ऊपर मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, इसको मूव कराया, नीचे वाली प्लेट फिक्स है, नीचे वाली प्लेट फिक्स है। तो आप देखोगे ये जो लेयर है ना फ्लूइड का, दिस लेयर, इसका नाम क्या है, अगर दैट इज ओ ए, दिस इज ओ ए, दिस इज ओ डैश बी, ओ डैश बी। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे इस वाली लेयर को, ओ ए लेयर को, तो ये कहां मिलेगा आपको, कुछ इस टाइप से यहां पे मिल जाएगा। ओ बी लेयर ये कहां मिलेगा, ये कुछ इस टाइप से ऐसे मिलेगा, है ना। अगर आप फिर आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद इसको देखोगे तो ये कुछ डिफॉर्म होके यहां पे जा चुका होगा, ये कुछ डिफॉर्म होके यहां पे जा चुका होगा, एंड डियर दिस डिफॉर्मेशन विल कंटिन्यू, दिस डिफॉर्मेशन विल कंटिन्यू, दिस डिफॉर्मेशन विल नेवर, ये डिफॉर्मेशन कभी नहीं रुकेगा। यही डिफरेंस है किसमें, सॉलिड में और फ्लूइड में। तो ये जो ए पॉइंट है, दिस ए पॉइंट, ये आपको कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा ए डैश, यहां मिलेगा ए डबल डैश, और ये बी पॉइंट यहां पे मिलेगा बी डैश, इधर मिलेगा बी डबल डैश। दैट मींस ये जो फ्लूइड लेयर्स है ना, ये फ्लूइड लेयर्स कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्म हो रही है डियर, दिस इज द कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन, क्या बोलेंगे इसको, कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन, कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन। क्या सॉलिड में ऐसा होता है क्या सॉलिड में कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा क्या, नहीं ना। सॉलिड में आपने जितना लोड लगाया, लोड के कॉरस्पॉन्डिंग डिफॉर्मेशन हो गया, लेकिन फ्लूइड में ऐसा नहीं है। फ्लूइड में अगर आपने लोड लगाया, शेयर लोड लगाया डियर, तो शेयर लोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ये डिफॉर्मेशन नहीं रुकेगा। इवन इफ यू रिमूव दिस फोर्स एफ, अगर आप इस फोर्स एफ को रिमूव भी कर दो तो भी ये डिफॉर्मेशन नहीं रुकेगा, और अपने इनिशियल शेप और साइज में जाना तो बहुत दूर की बात है। एक बार अगर डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया फ्लूइड में, फ्लूइड पूरी तरह से अपनी मेमोरी को लॉस कर देगा, वो पूरी तरह से भूल जाएगा कहां से आया था, इनिशियली उसका क्या शेप था, क्या साइज था। ओके, तो अगर आप इसको रिमूव करते हो, दैट इज आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स। ध्यान से देखना, यही बेसिक डिफरेंस है सॉलिड में और फ्लूइड में, दैट इज आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, रिमूवल ऑफ फोर्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, फ्लूइड will not try
ये ट्राई भी नहीं करेगा भाई, ये ट्राई भी नहीं करता है, विल नॉट ट्राई टू रीगेन इट्स शेप एंड साइज, टू रीगेन इट्स शेप एंड साइज, टू रीगेन इट्स शेप एंड साइज, अपने शेप एंड साइज को रीगेन करने का ये ट्राई भी नहीं करेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड, इसी रीजन की वजह से फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, फॉर द सेम रीजन फ्लूइड इज कॉल्ड जीरो मेमोरी सब्सटेंस। एक क्वेश्चन है भाई, नोट कर लो, क्वेश्चन बन गया एक जेईई के एग्जाम का, विच सब्सटेंस इज कॉल्ड जीरो मेमोरी सब्सटेंस, फ्लूइड इज कॉल्ड जीरो मेमोरी सब्सटेंस। क्यों? बिकॉज अगर आप ये फोर्स रिमूव भी करते हो ना तो ये कभी भी वापस जाने का ट्राई भी नहीं करेगा, इसको पता ही नहीं है कहां से आया था, क्या इसका ओरिजिनल शेप था, क्या कहां था ये, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो मेमोरी सब्सटेंस। वो अपनी मेमोरी को पूरी तरह से क्या कर चुका है, भूल चुका है, वो अपनी मेमोरी को पूरी तरह से भूल चुका है। ठीक है, दिस क्लियर है भाई सबको? हाँ जी, किसी का कैमरा शायद गलती से ऑन हो गया है, लेट मी चेक। हाँ जी, यहां तक सबको क्लियर है? अब किसी को कोई डाउट हो, यहां तक कोई क्वेरी है तो बोलो भाई। अभी मैं फ्लूइड को डिफाइन करूंगा अब यहां से। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, विच सब्सटेंस इज कॉल्ड जीरो मेमोरी सब्सटेंस, दैट इज फ्लूइड। सेकंड क्वेश्चन जो यहां से बनेगा, सेकंड क्वेश्चन बनेगा, वो कौन सा फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है जिसको फ्लूइड रेजिस्ट नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं एग्जाम में। दैट इज फ्लूइड, फ्लूइड कैन नॉट रेजिस्ट, fluid cannot resist, fluid cannot resist shear force, fluid cannot resist shear force। ये फ्लूइड shear force को resist नहीं करता है। जैसे ही आप फ्लूइड के ऊपर अगर स्मॉल अमाउंट का भी shear force अप्लाई करोगे तो उसकी वजह से फ्लूइड के अंदर डिफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। ओके, तो यहां से हम डिफाइन करते हैं फ्लूइड को, दैट इज, ध्यान से देखना भाई डेफिनेशन फ्लूइड का आ रहा है, दैट इज फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, fluid is a substance, fluid is a substance which deforms continuously, which deforms continuously, which deforms continuously under the action of shear load, under the action of shear load, under the action of shear load. However small लोड इज, कितना भी स्मॉल अमाउंट का शेयर लोड हो, अगर शेयर लोड आपने फ्लूइड के ऊपर अप्लाई किया है तो उसकी वजह से उसमें कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा फ्लूइड में। जबकि सॉलिड क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, सॉलिड क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड एंड दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड जो आपको बतानी होगी अगर आपको किसी इंटरव्यू में पूछते हैं तो। ये भी आप बता सकते हो, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, बट ये भी बताना है आपको साथ में। ठीक है, ये नेचर है डियर फ्लूइड का और सॉलिड का, ये डिफरेंस है इसमें। अच्छा, एक चीज आपने और देखी होगी, एक चीज आपने देखी होगी, हम हुक्स लॉ की बात करते हैं ना, हुक्स लॉ में क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ किसके लिए है, सॉलिड्स के लिए। क्या बोलते हैं हुक्स लॉ में, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम फ्लूइड की बात करते हैं ना डियर, फ्लूइड में हम कभी भी स्ट्रेन वर्ड यूज ही नहीं करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। स्ट्रेन वर्ड फ्लूइड में यूज करना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डियर यहां पे डियर जो डिफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअस है। यहां पे तो आपने लोड लगाया, इस लोड में सिर्फ इतना डिफॉर्मेशन हुआ ना, तो इस लोड के कॉरस्पॉन्डिंग ये डिफॉर्मेशन है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो डिफॉर्मेशन है ये यहाँ पे क्या है, इस शियर स्ट्रेन है। बट यहां पे ये क्या हुआ, ये इधर से इतना डिफॉर्म हुआ, आपने इतना डिफॉर्मेशन कैलकुलेट किया, इतना देखा आपने, इतना डिफॉर्म हो गया, इतना डिफॉर्म हो गया। ये डिफॉर्मेशन तो कॉन्टिन्यूअस है ना, ये डिफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअस है किसमें, फ्लूइड में। तो फ्लूइड में आप ये नहीं बोल सकते हो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहां पे हम स्ट्रेन वर्ड का कभी यूज ही नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे हमेशा, रेट ऑफ स्ट्रेन का। किस रेट से डिफॉर्मेशन हो रहा है, पर सेकंड कितना डिफॉर्म हो रहा है, पर सेकंड कितना डिफॉर्म हो रहा है, ये आप बता सकते हो। ठीक है, लेकिन इस लोड में टोटल डिफॉर्मेशन कितना होगा ये आपसे पूछ ले, ये तो फिर मतलब फालतू की बातें होगी कहने के लिए, इनका कोई मतलब नहीं है। इस लोड में कितना डिफॉर्मेशन होगा, अरे डिफॉर्मेशन तो कंटिन्यूअस चल रहा है ना, एग्जैक्ट कितना बता दोगे आप, इतना हुआ है, वो डिफॉर्मेशन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बताएंगे, पर सेकंड कितना डिफॉर्म हो रहा है। ठीक है,
तो फ्लूइड के केस में ऑलवेज रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। सॉलिड में अपन किसकी बात करते हैं, डिफॉर्मेशन की और स्ट्रेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्ट्रेन की बात करते हैं। लेकिन जितना भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, रेट ऑफ स्ट्रेन की बात करेंगे। रेट ऑफ स्ट्रेन, रेट ऑफ स्ट्रेन, रेट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, ये हो गई बात हमारी इंट्रोडक्शन की फ्लूइड मैकेनिक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और डियर ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, अगर ये चैप्टर आपने मिस किया है तो इसका यूज पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में होने वाला है। इस चैप्टर का यूज पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में होगा, तो पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको प्रॉब्लम आएगी फिर अगर ये चैप्टर आपने मिस किया है तो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या बोलते हैं इसको, डेंसिटी, और क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी। डेंसिटी और मास डेंसिटी, डेंसिटी और मास डेंसिटी। किससे डिनोट करेंगे, रोहो से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, रोहो से डिनोट करेंगे। ठीक है, कैसे डिफाइन है, देखो ध्यान से। सो इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेंसिटी, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए ये वैल्यू फिक्स होती है। ओके, अभी मैं आपको दिखाऊं डेंसिटी दैट इज रोहो इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, यूनिट वॉल्यूम में अगर मैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लेता हूं, उसमें मैं फ्लूइड से उसको पूरा भर दूं, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम को फ्लूइड से पूरा भर दूं, तो उस फ्लूइड का कितना मास होगा, उस फ्लूइड का कितना मास होगा, ये है डेंसिटी। ओके, तो दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। यूनिट क्या बनेगा, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, यूनिट बड़ा पूछते हैं अभी एग्जाम में, एसआई यूनिट एंड एमकेएस, दोनों यूनिट इस केस में सेम बनेंगे। क्या बनेगा, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। कितना बनेगा, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, सीजीएस यूनिट क्या बनेगा इसका, सीजीएस यूनिट आप जानते हो अच्छे से, केजी का क्या हो जाएगा, ग्राम, और मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ओके, और डायमेंशन क्या बनेंगे इसके, डायमेंशन ये सब चीजें आप जानते हो अच्छे से। ठीक है, डायमेंशन क्या बनेंगे, केजी के लिए क्या होता है एम, मीटर के लिए क्या होता है एल क्यूब, तो ऊपर आ जाएगा क्या आ जाएगा ml-3। कितना होगा ml-3। ये क्या बनेंगे इसके डायमेंशन बनेंगे भाई, ये क्या बनेंगे इसके डायमेंशन। ठीक है, हाँ हाँ जी विगो साहब सही बोल रहे हो, आप सॉरी आप वाटर की बता रहे हो, वाटर की डेंसिटी बता रहे हो, वाटर की डेंसिटी बता रहे हो। अब थोड़ा समझते हैं, पहले डेंसिटी पे बात करते हैं भाई। हाँ, डेंसिटी पे थोड़ा बात कर लेते हैं। इधर देखो ध्यान से, ये 2 कंटेनर है, दीज आर 2 कंटेनर्स। अब ध्यान से देख के बताना, इसके अंदर कोई गैस है, ये उसके मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी गैस है, ये उसके मॉलिक्यूल है। मैं बोल रहा हूं इसका डेंसिटी 1 है, इसका डेंसिटी 2 है। किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, देख के बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो, क्या होगा ऑप्शन, 1 वाला ज्यादा होगा कि 2 वाला ज्यादा होगा, इसका डेंसिटी ज्यादा है 1 का कि 2 का, बोलो भाई आंसर करो जरा, देखिए किसको समझ आ रहा है, किसका डेंसिटी ज्यादा है 1 का कि 2 का। दोनों में सेम गैस है, सेम और सेम फ्लूइड है, दोनों में सेम मॉलिक्यूल्स है, बोथ आर सेम, व्यू बोल रहे हैं बोथ आर सेम। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरी बात, आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, हम यूज करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो डेंसिटी एक ऐसी टर्म है ना, उसको अलग अलग फील्ड में यूज करते हैं, हम फ्लूइड में भी यूज कर लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, एक टर्म होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या बताता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बताता है कि नंबर ऑफ पर्संस, कितने लोग रह रहे हैं, नंबर ऑफ पर्संस इन 1 मीटर किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ऑन एन एवरेज कितने लोग रह रहे हैं, वो क्या है, उस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी है।
वो क्या है, उस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, दो जगह ले लो, एक ले लो दिल्ली, एक ले लो दिल्ली और एक ले लो लद्दाख, है ना, कहां की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी? कहां की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है? ऑब्वियसली कहां की ज्यादा होगी? दिल्ली की ज्यादा होगी, क्योंकि जितने एरिया में दिल्ली में 1000 लोग रह रहे हैं, इतने एरिया में लद्दाख में कितने रह रहे होंगे? 10-12 लोग रह रहे होंगे बस, है ना। तो सेम एरिया में दिल्ली में नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है, तो वहां का डेंसिटी ज्यादा हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, लद्दाख में सेम एरिया में, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन कम है, तो वहां का क्या हो गया? पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो गया। सिमिलरली यहां पे आप देख सकते हो ना, सिमिलरली आप यहां पे भी तो देख सकते हो, अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां पे ज्यादा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इसमें ज्यादा है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां पे ज्यादा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये ज्यादा है। ठीक है, इस वॉल्यूम में यहां पे देख लो आप, कितने कम मॉलिक्यूल है, यहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल है, तो डेंसिटी तो 1 का ज्यादा हुआ ना 2 के कंपैरिजन में। भाई मॉलिक्यूल ज्यादा है, सेम गैस है, तो मास भी तो ज्यादा होगा इनका। मॉलिक्यूल ज्यादा है तो मास भी तो ज्यादा होगा ना। ठीक है, अगर अगर मैं बोलूं वॉल्यूम सेम था, V1 इक्वल्स टू V2, चलो अब तो समझ आ रहा है कि डेंसिटी 1 का ज्यादा होगा। दोनों का वॉल्यूम सेम था, तो यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है ना इसके कंपैरिजन में। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? उनका मास भी ज्यादा होगा। ठीक है, वॉल्यूम सेम है, जिसका मास ज्यादा होगा, इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा हुई ना, उसकी डेंसिटी क्या हुई? ज्यादा हुई। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और करो, एक चीज और बताओ आप लोग मेरे को, इधर देखो, इधर देखो, यहां से आपका एक क्वेश्चन ही बन जाएगा। इधर देखो, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, दिस इज अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। यहां पे कोई भी फ्लूइड है, ये उसके मॉलिक्यूल्स है। ओके, आपने क्या किया? आपने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। आपने क्या किया? इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, दिस, आपने इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया, ये पी। अब जैसे ही आपने इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया, तो क्या हो गया? पिस्टन कुछ डाउनवर्ड मूव करेगा। जब पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि पिस्टन का अब पोजीशन ये है, पिस्टन का पोजीशन ये है, तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो जितने थे अभी भी उतने ही है, अभी भी उतने ही है ना। इधर डेंसिटी 1 था, इधर डेंसिटी 2 है। अब बताओ किधर ज्यादा होगा? डेंसिटी 1 पे ज्यादा होगा कि 2 पे ज्यादा होगा? कहां ज्यादा होगा? 2 पे ज्यादा होगा ना। अब इस बार क्या हुआ है, ध्यान सुनना है मेरी बात, यहां से क्या रिलेशन आएगा? यहां से क्या रिलेशन निकल के आएगा? यहां से रिलेशन निकल के आएगा m इक्वल्स टू रोहो इंटू वी, m इक्वल्स टू रोहो इंटू वी। m कांस्टेंट है, अगर मास चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान सुनना भाई, इस केस में क्या मास चेंज हुआ है क्या? आपने उसको सिर्फ प्रेशर करके दबाया ही तो है। जितने मॉलिक्यूल थे उतने मॉलिक्यूल अब भी है, मास तो सेम है, लेकिन डियर आपने वॉल्यूम तो कम कर दिया। चेक कर लो, आपने वॉल्यूम तो कम किया ना। तो अगर वॉल्यूम कम करोगे आप, अगर आप वॉल्यूम को कम करते हो और मास सेम रहेगा, तो डेंसिटी को तो इंक्रीज होना पड़ेगा भाई, तभी तो मास सेम रहेगा ना। जितना आप वॉल्यूम कम करोगे उतना डेंसिटी बढ़ेगा, जितना आप वॉल्यूम कम करोगे उतना डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा किसी भी सब्सटेंस का। ओके, सो यहां पे एक तो क्वेश्चन आपके पास क्या बन गया? एक क्वेश्चन ये बन गया, अगर मैं आपसे पूछ लूं, विद इंक्रीज इन प्रेशर, विद इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर के इंक्रीज करने से आप ये बताओ डेंसिटी के साथ क्या होगा? इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी कि सेम रहेगा? प्रेशर इंक्रीज करने से डेंसिटी क्या करेगा? इंक्रीज, डिक्रीज की सेम? आपने देख लिया ना, जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, डेंसिटी के बारे में समझ नहीं आ रहा है, आप वॉल्यूम के बारे में सोच लो। वॉल्यूम का उल्टा चलेगा डेंसिटी, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा, सिंपल है ना। मास तो सेम है ना, मास नहीं चेंज कर रहे, मास नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई सेम होना चाहिए। अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़नी चाहिए भाई, तभी वॉल्यूम, तभी मास सेम रह पाएगा। ओके, तो प्रेशर के बढ़ने से आपको पता है वॉल्यूम तो कम होगा, प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम तो कम होगा। अगर वॉल्यूम कम होगा तो मास सेम है अगर, तो डेंसिटी को तो इंक्रीज होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो प्रेशर के इंक्रीज करने पे डेंसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, डेंसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा।
और अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा डेंसिटी किस फेज में होगा भाई? सॉलिड, लिक्विड और गैस, सबसे ज्यादा डेंसिटी किस फेज में होगा? सॉलिड, लिक्विड और गैस, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा? सॉलिड का होगा। सॉलिड के मॉलिक्यूल तो बहुत पास पास रहते हैं, थोड़े से वॉल्यूम में बहुत सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे सॉलिड के। लिक्विड के थोड़े दूर दूर है और गैसेस के तो बहुत दूर दूर है। तो क्या रिलेशन बनेगा यहाँ पे? ये रिलेशन बनेगा ना, सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की, फिर लिक्विड की और फिर गैसेस की, ये बनेगा रिलेशन। और आप देख पा रहे हो? अरे चीजों को फील कर लो ना एक बार, रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, देखो इधर देखो, एक चीज दिखाऊं आपको। अरे आप मेरे को ये बताओ, आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास कंटेनर है, ध्यान से देखना, और इस कंटेनर में मॉलिक्यूल है, कोई गैस है। इस कंटेनर में क्या है? गैस के मॉलिक्यूल है, गैस। और आपको इस गैस को लिक्विड बनाना है। क्या बनाना है? किसमें कन्वर्ट करना है? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे बोलो भाई, बोलो। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, बोलो जरा। हीट करके? टेम्परेचर का ऑप्शन नहीं है, टेम्परेचर नहीं छेड़ना है, टेम्परेचर अपने हाथ में ही नहीं है। टेम्परेचर का ऑप्शन रिमूव करो। अब क्या करोगे? हीट तो टेम्परेचर से लिंक हो गया ना। और पहली बात ना, टेम्परेचर इंक्रीज करके नहीं होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करके होगा। जब लिक्विड को टेम्परेचर दोगे तो वो गैस बनेगा, गैस को ठंडा करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को ठंडा करोगे तो सॉलिड बनेगा। पहली बात तो टेम्परेचर बोल रहे हो तो इंक्रीज मत बोलो, डिक्रीज बोलो भाई। आप ये सोचो, बेसिक डिफरेंस क्या है लिक्विड और गैस में? ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल है वो तो बहुत दूर दूर है, और लिक्विड के मॉलिक्यूल पास पास है, पास पास है थोड़े। तो ये जो गैस, अभी मॉलिक्यूल, अभी गैस बनी हुई है, इसके मॉलिक्यूल इतने दूर दूर है, इनको पास पास कर दो, पास कर दो इनको, ये बन जाएगा लिक्विड। तो क्या करो? प्रेशर अप्लाई करो, प्रेशर बढ़ाओ। कब तक बढ़ाओ? कब तक बढ़ाओ? जब तक ये इतने पास ना आ जाए कि लिक्विड बन जाए। प्रेशर बढ़ाओगे, इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि ये जब तक इतना पास ना आ जाए कि क्या बन जाए? लिक्विड बन जाए। ऐसे भी तो कर सकते हो। ये आपने प्रेशर इतना बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया मतलब वॉल्यूम कम किया, प्रेशर बढ़ाया मतलब वॉल्यूम कम किया आपने। ठीक है, अब ये क्या हो गया? बहुत पास पास आ चुके हैं। अब ये क्या हो गया? बहुत पास पास आ चुके हैं। क्या बन गया? लिक्विड बन गया ना। क्या बन गया? लिक्विड। अब मैं कह रहा हूं सॉलिड बनाओ। अब लिक्विड का क्या बनाओ? सॉलिड बनाओ, और वॉल्यूम डिक्रीज कर दो, और इनको पास पास ले आओ। कैसे लाएंगे? और प्रेशर बढ़ाओ ऊपर से, और प्रेशर बढ़ाओ, और प्रेशर बढ़ाओ। जब तक प्रेशर बढ़ाते रहो, जब तक ये किसमें ना कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में कन्वर्ट ना हो जाए। ये आ गया बिल्कुल। बिल्कुल पास पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ये क्या बन गया? सॉलिड। ठीक है, और प्रेशर बढ़ाया आपने, P1 लगाया, फिर P2 लगाया, ये बन गया सॉलिड। भाई गैस, लिक्विड और सॉलिड में बेसिक डिफरेंस क्या है? गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर है, आपने पास कर दिया थोड़ा सा, सॉलिड बन गए। आपने और पास कर दिया, चिपका दिया उनको, वो बन गया लिक्विड। बन गए थे पहले, आपने बिल्कुल चिपका दिया उनको, इतना प्रेशर बढ़ाया कि उनको चिपका दिया, क्या बन गए वो? सॉलिड बन गया, खत्म। ऐसा कर सकते हैं। और अगर टेम्परेचर से करोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज नहीं करोगे। ठीक है। आप अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, आप सब लोग गैस सिलेंडर्स यूज करते होंगे ना? मैक्सिमम लोग करते होंगे, सब लोग अगर नहीं भी कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग कर रहे होंगे, गैस सिलेंडर्स यूज कर रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको? एलपीजी। क्या बोलते हैं? क्या नाम है उसका? एलपीजी। क्या फुल फॉर्म है इसका भाई, कोई बताएगा? क्या फुल फॉर्म है इसका एलपीजी का? बताएगा कोई मेरे को? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बिल्कुल ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो गैस आपको मिलती है, ये इस तरह के सिलेंडर में मिलती है ना?
ठीक है, इसमें स्टोर की हुई है गैस। इसके अंदर ये जो एलपीजी सिलेंडर है, ये क्या है, एलपीजी सिलेंडर। इसके अंदर जो गैस होगी वो किस स्टेट पे होगी, वो लिक्विड स्टेट में है कि गैसियस स्टेट में है, कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। कौन से स्टेट में? इसका नाम से ही देख लो, इसलिए मैंने पहले नाम पूछा है। खुद तो नाम सही बोल रहे हो, पहले लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और फिर बोल रहे हो गैसियस फेज में होगी, लिक्विड फेज में होगी। ऐसा क्यों करते? इस सिलेंडर का महंगा होने का रीजन यही है। ये जो गैस इतनी महंगा, जो सिलेंडर इतना कॉस्टली है, इसका वन ऑफ द रीजन मैं बोल सकता हूं, वन ऑफ द रीजन ये है। क्यों? अच्छा मेरे को बताओ, इसके अंदर गैस कितना स्टोर होता है? कितना स्टोर होता है? 14.2 kg, जो हमारे यहाँ पे मिलता है इधर चंडीगढ़ में, उसमें 14.2 kg गैस का बता रहा हूं मास। बाकी सिलेंडर का अलग अलग हो सकता है। गैस कितना होगा आप चेक कर लेना, 14.2 kg होगा सब पे। अब एक बात बताओ मेरे को, इतने छोटे से सिलेंडर में, इतने से वॉल्यूम में 14.2 kg तभी तो आएगा अगर वो लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर गैसियस फॉर्म में होगा तो आप बड़े के रूम में, जिस रूम में आप बैठे हो ना, किसी भी रूम में बैठे हो, उस रूम को भी अगर आप पूरा गैस से फुल कर दो, गैस के मॉलिक्यूल से, तब भी 14.2 kg नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि गैस की जो डेंसिटी है वो बहुत कम है लिक्विड के कंपैरिजन में, है ना। इससे समझो ना, m इक्वल्स टू रो इंटू वी। डेंसिटी क्या है? बहुत कम है गैस की, तो मास सेम है। अगर आप 14.2 kg लिक्विड लोगे, 14.2 kg गैस लोगे ना, तो डेंसिटी इतनी कम है किसकी? गैस की, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा सेम मास के लिए। तो इसके अंदर जो स्टोर होता है ना, इसके अंदर जो स्टोर होगी गैस, वो बहुत हाई प्रेशर पे होगी, इसका मतलब, क्योंकि उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके स्टोर किया हुआ है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करके स्टोर किया हुआ है, इसीलिए बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे होती है, हाई प्रेशर पे। इसीलिए अगर सिलेंडर बस्ट होता है ना, तो ये बहुत नुकसान, इस डैमेज एक तो इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर फ्यूल है, बट ये बहुत हाई प्रेशर पे भी तो है, क्योंकि आपने इसको लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया हुआ है, तो बहुत हाई प्रेशर पे है ये। ठीक है, हाँ जब बाहर आप ये आएगा, क्योंकि ये हाई प्रेशर पे है तो लिक्विड है, जब बाहर आएगा जब तो 1 एटमॉस्फेयर पे आएगा ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दोबारा से ये गैस बन जाएगा जब बाहर आएगा ये। ठीक है, जब आपके ये किस में जा रहा होगा, चूल्हे में जा रहा होगा आपके, तो वो गैसियस फेज में जाएगा, लेकिन स्टोर किस में होगा? लिक्विड फॉर्म में स्टोर होगा। अदरवाइज इतने छोटे से वॉल्यूम में आप 14.2 kg स्टोर नहीं कर पाओगे गैस। ठीक है, और ये मैं आपको एक एग्जांपल से अगर दिखा दूं, जो वाटर का डेंसिटी है, वाटर का जो डेंसिटी है कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब जो हम लेते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम लेते हैं। और अगर मैं एयर के डेंसिटी की बात करता हूं, तो एयर का डेंसिटी कितना होता है? 1.2 kg पर मीटर क्यूब। मतलब ये 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में अगर आप वाटर डालते हो, उसका मास कितना होगा? 1000 kg होगा। और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में अगर आप एयर डालते हो, तो उसका मास कितना होगा? सिर्फ 1.2 kg होगा, सिर्फ, है ना। अगर आप दोनों का, अब ध्यान समझ, चीजों को समझ लो एक बार। ठीक है, अगर आप सेम मास आपको रखना है, मतलब इतना ही केजी आपको वाटर लेना है, इतना ही केजी आपको एयर लेना है। ठीक है, तो मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो भाई इनकी डेंसिटी में कितना डिफरेंस है? नियर अबाउट 1000 का डिफरेंस है कि नहीं है? नियर अबाउट 1000 का डिफरेंस है इनकी डेंसिटी में। ठीक है, तो अगर आपको सेम मास स्टोर करना है, इतना ही मास आपको स्टोर करना है वाटर का, इतना ही मास आपको स्टोर करना है एयर का, डेंसिटी में डिफरेंस 1000 टाइम्स है, तो वॉल्यूम में भी डिफरेंस 1000 टाइम आएगा, है ना। अभी तो बताया था, जितना डेंसिटी कम होगा उतना वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तभी तो एम सेम रहेगा। जितना लिक्विड आप, जितना केजी लिक्विड आप एक पर्टिकुलर स्पेस में रख सकते हो, कि पर्टिकुलर वॉल्यूम में रख सकते हो, उतना ही एयर को रखने के लिए आपको 1000 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम लगेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोलो, ये जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक ये भी रीजन है, जो हम एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं वो कॉस्टली है, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया हुआ है।
ओके, अब आजकल गैस पाइपलाइन कनेक्शन भी स्टार्ट हो गए, मेट्रो सिटीज में हो चुके हैं, ठीक है, पूरे इंडिया में फैल रहे हैं। तो गैस पाइपलाइन कनेक्शन से जो आता है वो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो वो चीप पड़ता है, उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट, स्टार्टिंग कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, बट रनिंग कॉस्ट कम है, क्योंकि उसको हाई प्रेशर पे स्टोर नहीं किया हुआ ना ये। ओके, और अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे को ये बताओ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेंसिटी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा कि सेम रहेगा भाई? टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे डेंसिटी क्या करेगा? टेम्परेचर, वॉल्यूम के बारे में सोच लो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम क्या करेगा? वो तो फैलेगा ना चीज, टेम्परेचर बढ़ाओगे चीज फैलेगी, चीज फैलेगी मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ा, मास तो सेम है, तो डेंसिटी को तो कम होना पड़ेगा। अभी तो बताया, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, कोई भी चीज को आप टेम्परेचर दोगे वो फैलेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, मास तो सेम है, तो डेंसिटी को तो कम होना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी क्या होता है? कम होगा, डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी डिक्रीज करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे डेंसिटी का वैल्यू अलग अलग होगा। और जो वाटर का मैंने आपको बताया 1000 kg/m3, ये होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। और ये डियर वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी है, दिस इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, इससे ज्यादा वाटर का डेंसिटी नहीं होगा। और एयर का जो डेंसिटी है ये है 20 डिग्री सेल्सियस पे, एयर का डेंसिटी कितने पे है? 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। अच्छा, वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसका मतलब 4 डिग्री से आप आगे जाओगे, 4 डिग्री से आप पीछे आओगे, तो डेंसिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। डेंसिटी डिक्रीज करेगा मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वाटर अलग से सब्सटेंस है भाई, जो नेचर ने आपको दिया है, जो आपको नेचर ने दिया है, वाटर अलग से सब्सटेंस है। आप मेरे को एक बात बताओ, आपके अपने पानी ले लिया, वाटर, आपने उसके ऊपर क्या डाला? आइस। अभी हमने क्या देखा? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा और सबने एग्री किया, सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड का होगा, फिर लिक्विड का होगा, फिर गैस का होगा। बिल्कुल ठीक है। आपने पानी लिया, वाटर, उसके ऊपर डाला आइस, अंदर डूब जाएगा, सिंक करेगा, कि ऊपर तैरता रहेगा, फ्लोट करेगा? बोलो। आइस अगर आप पानी के ऊपर डालोगे, अंदर तैरेगा, डूबेगा कि फ्लोट करेगा? ऊपर फ्लोट करेगा। ऊपर फ्लोट करेगा मतलब क्या है? इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम है। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये एकमात्र ऐसा सब्सटेंस है H2O। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री पे है। 4 डिग्री से अगर आप जाओगे पीछे, 3 पे जाओगे, 2 पे जाओगे, 0 पे जाओगे, ठीक है, तो डेंसिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। डेंसिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। डेंसिटी डिक्रीज करेगा मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। डेंसिटी डिक्रीज करेगा मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। आप किसी भी कंटेनर में पानी डाल के रख दो फ्रीजर में, ठीक है, आप क्या देखोगे? जब वो पूरा आइस फॉर्म हो चुका होगा, तो वो जो आइस है वो थोड़ा कंटेनर से बाहर मिलेगा आपको, वो थोड़ा फैला हुआ मिलेगा, वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा। H2O के अलावा कोई भी सब्सटेंस ले लो दुनिया का, एक ग्रे कास्ट आयरन थोड़ा अलग होता है, उसकी बात बाद में करेंगे। H2O के अलावा कोई भी सब्सटेंस ले लो, स्टील ले लो, स्टील को हीट करो, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करो, उसको डाल दो किसी कंटेनर में, लिक्विड में कन्वर्ट करके डालो, ओके, उसके बाद उसको छोड़ दो ठंडा होने के लिए। जब वो स्टील दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो वो उसका वॉल्यूम कम हो चुका होगा, वो श्रिंक हो चुका होगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? वो श्रिंक हो जाएगा, है ना, श्रिंक हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा मतलब उसका डेंसिटी बढ़ चुका होगा, मास तो सेम था। बट वाटर के केस में ऐसा नहीं है। वाटर अगर आप लिक्विड से सॉलिड में जाओगे ना, वाटर से आइस में जाओगे, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम है मतलब वो ऊपर फ्लोट करेगा। अगर आप दो चीजों को एक साथ मिक्स करते हो, एक का डेंसिटी कम है, एक का डेंसिटी ज्यादा है, तो जिसका डेंसिटी कम है वो हमेशा कहां रहेगा? ऊपर फ्लोट करेगा, ओके। और यही रीजन होता है जो हम एयर कंडीशनर वगैरह इंस्टॉल करते हैं वो ऊपर इंस्टॉल करते हैं हमेशा। एयर कंडीशनर कभी आप नीचे लगे नहीं देखोगे, क्योंकि एयर कंडीशनर से जो आती है हवा, वो आती है लेस टेम्परेचर पे, ठंडी हवा आती है, ठीक है। टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी उसका ज्यादा होगा, ठंडी हवा का डेंसिटी ज्यादा होगा,
चेक कर लो, टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा, ठंडी हवा का डेंसिटी ज्यादा होगा तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, और जो गर्म एयर है रूम के अंदर वो ऊपर की तरफ जाएगी। ओके, तो ठंडी हवा पूरी ऊपर से नीचे तक कूलिंग करते हुए आएगी। अगर आपने एयर कंडीशनर को नीचे इंस्टॉल किया तो नीचे नीचे फ्लोट होती रहेगी ठंडी हवा, ठीक है, पूरा ऊपर से नीचे तक कूलिंग नहीं करेगी। ओके, तो यही रीजन है बहुत सारी चीजों की। ठीक, तो अगर मैं आपको यहाँ पे H2 का ग्राफ दिखा दूं, वैसे जरूरत है नहीं, ठीक है, आपके एग्जाम में, दैट इज दिस, देखो इधर क्या दिखा रहा हूं, इधर टेम्परेचर है और इधर वॉल्यूम। ये सिर्फ किसके लिए दिखा रहा हूं मैं आपको, H2O के लिए दिखा रहा हूं। किसके लिए दिखा रहा हूं, H2O के लिए। तो जैसे जैसे ध्यान से देखना, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा, है ना, टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा वॉल्यूम कम होगा। ये काम कब तक होगा, लेकिन ये काम होगा बस 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर में, बाकी सब में चलता रहेगा। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप और टेम्परेचर कम करोगे, अब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा H2O का, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा मतलब डेंसिटी अब डिक्रीज करेगा। तभी मैंने बोला 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। जैसे आप 4 से कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है बात किसकी, डेंसिटी। किसकी बात थी, डेंसिटी की। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट हमारे पास टर्म है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी, ये तो मास डेंसिटी थी, अब क्या आएगा, वेट डेंसिटी। भाई मास डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया, मास डेंसिटी को हमने डिफाइन किया मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वेट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल, कैसे डिफाइन करेंगे, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो गामा इक्वल्स टू mg, वेट क्या हो गया, mg अपॉन v वॉल्यूम, mg अपॉन v वॉल्यूम। ओके, तो mg अपॉन v, तो m बाई v क्या हो गया, अगेन रोहो, तो क्या हो गया, रोहो इंटू जी। तो वेट डेंसिटी को और क्या लिख सकते हैं, रोहो इंटू जी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रोहो इंटू जी लिख सकते हैं। यूनिट क्या बनेगा इसका, एसआई यूनिट क्या बनेगा, एसआई यूनिट क्या बनेगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट का क्या होता है, न्यूटन, वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यूब, वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यूब। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या बनेगा इसका, सीजीएस यूनिट, सीजीएस में फोर्स का यूनिट क्या होता है, सीजीएस में फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन। क्या होता है, डाइन। क्या होगा, डाइन पर मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की, डाइन पर सेंटीमीटर की। ओके, और एमकेएस में क्या होगा इसका यूनिट, एमकेएस में फोर्स का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स पर मीटर। ओके, और इसके अगर मैं बात करता हूं डायमेंशन की, इसकी अगर डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन क्या होंगे इसके, दैट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब। न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, भाई रटना नहीं है, तुरंत बना लेना है। न्यूटन क्या है, फोर्स, फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए। अच्छा, ये न्यूटन है, ये एम है, एम क्या है, केजी, ए क्या है, एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, केजी का क्या होगा, एम, इसका क्या होगा, एल, इसका क्या होगा, एल, सेकंड स्क्वायर टी माइनस टू नीचे है, ये किसका बन गया, न्यूटन का बन गया। ओके, और न्यूटन पर मीटर क्यूब है ना, एक ऊपर एल की पावर 1 पहले से ही है, नीचे एल की पावर 3 है, ऊपर जाएगा एल की पावर -3 हो जाएगा, तो क्या बनेगा, एम एल माइनस टू टी माइनस, एम एल माइनस टू टी माइनस टू। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जो जो चीज डेंसिटी के साथ हुई थी वही वही चीज वेट डेंसिटी के साथ भी होगी, है ना, क्योंकि रो इंटू जी है ना। अब आप प्रेशर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, जी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो इफेक्ट आएगा डेंसिटी पे आएगा, और जो डेंसिटी पे आएगा वो रो गामा पे भी आएगा, वेट डेंसिटी पे भी आएगा। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, प्रेशर के इंक्रीज करने से
आपको पता है डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था तो वेट डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा। और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपको पता है डेंसिटी डिक्रीज कर रहा था तो वेट डेंसिटी भी डिक्रीज करेगा। वेट डेंसिटी भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ओके। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक बात मेरे को बताओ, वाटर वाटर है, वाटर की डेंसिटी अगर मैं बोल रहा हूं 1000 kg पर मीटर क्यूब है ना, वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है। अगर मैं वाटर को लेके जाता हूं सपोज मून पे लेके जाऊंगा अगर मैं वाटर को, है ना, तो उसकी डेंसिटी कितना रहेगा? 1000 रहेगा, उससे कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? अर्थ से अगर वाटर को मून पे लेके जाएंगे तो वहां पे उसका डेंसिटी सेम रहेगा कि कम या ज्यादा होगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं वेट डेंसिटी की बात करता हूं तो वेट डेंसिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जी का फैक्टर आ रहा है। जी का वैल्यू अर्थ पे अलग है, मून पे अलग है ना। वेट डेंसिटी चेंज होगा लेकिन डेंसिटी चेंज नहीं होगा। रोहो सेम रहेगा लेकिन रोहो जी चेंज हो जाएगा। यहां पे मैं लिख सकता हूं गामा इज द फंक्शन ऑफ लोकेशन। अगर आप लोकेशन चेंज करोगे, लोकेशन मतलब अगर आप जी का वैल्यू चेंज करोगे, लोकेशन मतलब अगर जी का वैल्यू चेंज करोगे तो गामा चेंज होगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगा, गामा चेंज होगा। ठीक है। अगर जी का वैल्यू दिख रहा है ना सामने से, जी का वैल्यू अगर चेंज होगा तो गामा भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है जी। ये बात होगी हमारी किसकी? वेट डेंसिटी की। तो पहले हमने प्रॉपर्टी बात की डेंसिटी, मास डेंसिटी, उसके बाद हमने बात की वेट डेंसिटी की। अब हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे फ्लूइड में, इसको बोलते हैं क्या? विस्कोसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हमको पढ़नी है, जिसका हमको यूज करना है पूरे सब्जेक्ट में, वो है विस्कोसिटी। ये अगर आपने अच्छे से नहीं समझा तो आपको पूरे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होने वाली है। इसको बड़े ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन बना के सुनना। आई विल ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट कि आपको भी मजा आए समझने में विस्कोसिटी को। बट विस्कोसिटी को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जिसको हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। जिसको हम क्या बोलते हैं? नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन क्या बोलता है डियर? नो स्लिप कंडीशन बोलता है कि, नो स्लिप कंडीशन बोलता है कि दैट इज, ध्यान सुनना मेरी बात, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो स्लिप स्लिप कैन नॉट, और वी कैन से दैट, और सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखे तो फ्लूइड कैन नॉट, फ्लूइड कैन नॉट स्लिप सॉलिड बाउंड्री, फ्लूइड कैन नॉट स्लिप सॉलिड बाउंड्री। फ्लूइड कभी भी बाउंड्री को स्लिप करके नहीं जा पाएगा। फ्लूइड की इतनी हैसियत नहीं है कि वो बाउंड्री को स्लिप करके जाए। ऐसा अज्यूम करके हमको पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स स्टडी करना है, इसको बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। ठीक है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखो, सपोज ये कोई सॉलिड सरफेस है, सपोज दिस इज अ सॉलिड सरफेस। अब अगर मैं बोलता हूं कि इस सरफेस पे के ऊपर से कोई फ्लूइड फ्लो होगा, ध्यान से देखना भाई, ये फ्लूइड फ्लो होगा इस सरफेस के ऊपर से, और ये मैं आपको जो एरो दिखा रहा हूं ये बता रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। मतलब ये लेयर वाइज जा रहा है और सब लेयर का वेलोसिटी सेम है। सपोज यू इन्फिनिटी है, ये सब लेयर का वेलोसिटी क्या है? सेम होगा, और यू इन्फिनिटी वेलोसिटी से ये सारी लेयर इस सरफेस के ऊपर से पास होने वाली। नो स्लिप कंडीशन क्या बोलता है कि फ्लूइड इस सॉलिड सरफेस को, बाउंड्री को स्लिप करके नहीं जाएगा कभी भी। अगर ये बाउंड्री है ना, अगर ये बाउंड्री है, इधर से अगर फ्लूइड आ रहा है लेयर में, तो जो सबसे नीचे वाली लेयर है, जो सबसे बॉटम वाली लेयर है, वो इसको स्लिप करके नहीं जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है।
इसका मतलब क्या है कि वो क्या हो जाएगी, इसके साथ स्टिक हो जाएगी, इसके साथ क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो जो मॉलिक्यूल है बॉटम लेयर पे, सबसे नीचे वाली लेयर पे, उनका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो सॉलिड सरफेस का वेलोसिटी है। अगर सॉलिड सरफेस रेस्ट पे है तो ये वाले जो मॉलिक्यूल है जो बिल्कुल बॉटम वाली लेयर पे है, ये भी किस में आ जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे। हाँ, अगर ये सरफेस किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो सबसे बॉटम वाली लेयर के मॉलिक्यूल भी उसी वेलोसिटी से उसके साथ मूव करेंगे, किसके साथ, सरफेस के साथ। कहने का सिंपल शब्दों में मीनिंग ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूइड, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूइड एट सरफेस, वो फ्लूइड के मॉलिक्यूल जो किस पे है, सरफेस पे, एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूइड एट सरफेस एंड सॉलिड सरफेस, इनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, इट मस्ट बी जीरो। इनके बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। ओके, तो अगर मैं बोलता हूं, अगर ये सरफेस रेस्ट पे है, अगर ये सरफेस रेस्ट पे है, तो जो सबसे नीचे वाला लेयर है, इसके जो मॉलिक्यूल होंगे यहां पे, ये मॉलिक्यूल भी किसमें आ जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे। इन मॉलिक्यूल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन मॉलिक्यूल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बोलता है नो स्लिप कंडीशन। ये क्या बोलता है, नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, ये बात समझ आई सबको, हाँ जी। ये बात समझ में आई सबको। अब हम समझेंगे विस्कोसिटी को। अब मजा आएगा विस्कोसिटी को समझने में, देखो ध्यान से। विस्कोसिटी, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो मैं आपको दूंगा विस्कोसिटी का, वो क्या है, ध्यान सुनना बिल्कुल। इट इज द मेजर ऑफ इट इज द मेजर ऑफ इट इज द मेजर ऑफ इंटरनल इट इज द मेजर ऑफ इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स। ध्यान से समझना एक एक चीज को बिल्कुल, बिटवीन लेयर्स। जब भी डियर फ्लूइड फ्लो होगा, जब भी फ्लूइड फ्लो होगा, तो फ्लूइड के फ्लो होने में लेयर्स के बीच में हमेशा क्या आएगी, रेजिस्टेंस आएगा, फ्रिक्शन आएगा। दो लेयर्स के बीच में क्या आएगा, हमेशा फ्रिक्शन आएगा। और वो फ्रिक्शन कितना है, उसका जो मेजर है वो कौन देगा आपको, विस्कोसिटी देगा। तो विस्कोसिटी डियर फ्लूइड का वो प्रॉपर्टी है जो आपको किसके बारे में बताएगा, इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में बताएगा, बिटवीन द लेयर्स। लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, उसके बारे में बताएगा विस्कोसिटी। अब क्वेश्चन ये आता है, जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो फ्रिक्शन आ कैसे रहा है लेयर्स के बीच में, है ना, फ्रिक्शन आ कैसे रहा है। इसका एक और डेफिनेशन है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, जो बुक्स में आपको मिलेगा। बुक्स में पता क्या डेफिनेशन मिलेगा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच lower layer of fluid will apply the resistance force on its adjacent upper layer of fluid। इस तरह का आपको बुक्स में मिलेगा कुछ। ठीक है, ये सब लिखने की रटने की जरूरत ही नहीं है, इधर देख लो, सब कुछ एक एक चीज समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से, तो अब ध्यान से देखना, नो स्लिप कंडीशन आप लोग जानते हो अच्छे से। अब मैं ये बोल रहा हूं, ये कोई सॉलिड सरफेस है, आगे ये कोई क्या है, एक सॉलिड सरफेस। ध्यान से देखना बिल्कुल। अब इस सरफेस के ऊपर से क्या पास होगा, फ्लूइड पास होगा लेयर्स में, अगेन लाइक दिस।
इस तरह से ये फ्लूइड लेयर्स पास हो रही है, और ये मैग्नीट्यूड, ये लेंथ क्या बता रहा है इनका कि सब लेयर का जो वेलोसिटी है वो क्या है, सेम है भाई। सब लेयर का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। और ये फ्लूइड जो लेयर्स में है, सब लेयर का वेलोसिटी कितना है, u इंफिनिटी है, ये सरफेस के ऊपर से पास होने वाला। अब नो स्लिप कंडीशन को आप अच्छे से जानते हो। नो स्लिप कंडीशन क्या बोलता है, नो स्लिप कंडीशन ये बोलेगा कि ये वाला जो फ्लूइड लेयर है ना, सबसे नीचे वाला, इसमें जो पार्टिकल होंगे इनका वेलोसिटी तो वही हो जाएगा जो प्लेट का वेलोसिटी है। और अगर ये सॉलिड सरफेस, ये प्लेट अगर रेस्ट पे है, अगर ये किस पे है, रेस्ट पे है, तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के, ये भी किस में आ जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे। इनका वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये किसने बताया, अभी अभी थोड़ी देर पहले किसने बताया, नो स्लिप कंडीशन ने बताया। ओके, और यहां वाली मॉलिक्यूल्स का, यहां वाली लेयर का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। और लेकिन ऊपर तो कोई लेयर मस्त u इंफिनिटी वेलोसिटी से मूव हो रही है। ध्यान सुनते रहना बिल्कुल। हाँ, ऊपर तो कोई लेयर मस्त u इंफिनिटी वेलोसिटी से मूव हो रही है। इसका क्या मतलब है डियर, इसका मतलब यह है कि जिस डायरेक्शन में फ्लो जा रहा था, अगर फ्लो जा रहा था x डायरेक्शन में, अगर फ्लो जा रहा था x डायरेक्शन में, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर अगर y डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी में चेंजेस देखने को मिलेंगे लेयर्स की। बॉटम पे वेलोसिटी 0 है बिल्कुल, और ऊपर कहीं पे वेलोसिटी u इंफिनिटी है। इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है 0 से लेके u इंफिनिटी तक। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है 0 से लेके u इंफिनिटी तक। किस डायरेक्शन में, फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या देखने को मिलेगा आपको, वेलोसिटी ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। वेलोसिटी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। किस तरह से, ये देखो यहां पे अगर मैं कोई सेक्शन ये ले लूं, यहां पे आपको इस तरह से क्या देखने को मिलेगा, ये दैट इज ये कुछ वेलोसिटी ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। ओके, और यहां पे आप देखोगे ये, अब अगेन ये जो लेंथ होंगे, ये लेंथ क्या बता रहे हैं, ये एरो के लेंथ क्या शो कर रहे हैं, फ्लूइड का वेलोसिटी। यहां पे 0 है बिल्कुल फ्लूइड का वेलोसिटी। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, फ्लूइड लेयर्स का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, एक पॉइंट तक इंक्रीज करेगा, उसके बाद फिर दोबारा से u इंफिनिटी हो जाएगा, उसके बाद फिर से सब लेयर का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। ये वाला फिर सेम हो गया सबका u इंफिनिटी, और यहां तक ये वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 0 से लेके u इंफिनिटी तक वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसके बाद फिर से सारी लेयर्स का वेलोसिटी क्या हो रहा है, u इंफिनिटी हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्लूइड। तो इस फ्लूइड के इस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस सॉलिड सरफेस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस सॉलिड सरफेस, इस सॉलिड सरफेस के यहां पे प्रेजेंट होने की वजह से फ्लूइड के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी में चेंजेस मिलेंगे। इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन। दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज du बाय dy। मतलब u किसके साथ चेंज हो रहा है, y के साथ चेंज हो रहा है। और कब तक चेंज होगा, जब तक कि दोबारा से लेयर का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u इंफिनिटी हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या हो जाने वाला है, सेम हो जाने वाला। ठीक है, ये बात समझ में आती है। ओके, इस तरह के फ्लो को डीआरएम और क्या बोलते हैं, ये है वन डायमेंशनल फ्लो। वन डायमेंशनल फ्लो, वन डायमेंशनल फ्लो मतलब अभी यहां पे सिर्फ जो u है ये सिर्फ y का फंक्शन है ना, सिर्फ y के साथ तो u चेंज हो रहा है। u इज चेंजिंग विद y ओनली, आई एम सेइंग u इज चेंजिंग विद y ओनली। तो ये हो गया वन डायमेंशनल फ्लो। ओके, अब ध्यान से सुनना मेरी बात जो बोलने वाला हूं। अब अगर मैं यहां से कोई भी दो लेयर ले लूं फ्लूइड की, कोई भी दो लेयर ले लूं, मैं सपोज ये दो लेयर लेता हूं, इनको जूम आउट करके देखता हूं, इनको मैं जूम इन करके, सॉरी क्या करता हूं, जूम इन करके देखता हूं, बड़ा करके देखता हूं। यहां पे अगर मैं इनको ड्रॉ कर लूं, भाई ध्यान से देखना बिल्कुल, नेक्स्ट पार्ट बड़े ध्यान से समझना है। ये एक लेयर है और इसके नीचे वाली एक ये लेयर, इस तरह से ये मेरे को दिखाई देगा। ओके, और ये जो लेयर का जो लेंथ, आपको जो एरो का लेंथ है, ये एरो का लेंथ क्या बता रहा है, इनके मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। ये दो लेयर मैंने कोई भी ली, कोई भी दो लेयर को मैंने यहाँ पे जूम इन करके देखा, यहां पे ये लेयर का वेलोसिटी अगर u है, नीचे वाली लेयर का वेलोसिटी अगर u है,
इतना तो आप कंफर्म जानते हो, जो ऊपर वाली लेयर का वेलोसिटी होगा ये ग्रेटर देन यू होगा, यू से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये मैं बोल रहा हूं कितना है, u प्लस डी यू, यू प्लस डी यू होगा। ठीक है, अब ध्यान समझना मेरी बात। हाँ, ये नीचे वाला लेयर है, ये नीचे वाला लेयर है जो जा रहा है किससे, u वेलोसिटी से। ये नीचे वाला लेयर जा रहा है u वेलोसिटी से, नीचे वाला लेयर यहां से, इसको यहां पे जूम इन करके लेके आया हूं। नीचे वाला लेयर जा रहा है u वेलोसिटी से, इसके ऊपर वाला लेयर जाएगा u प्लस डी यू वेलोसिटी से। इस नीचे वाली से ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा ऊपर वाला लेयर, इसके ऊपर से पास हो रहा है ज्यादा वेलोसिटी से। अब तो ऊपर वाली लेयर का वेलोसिटी ज्यादा है नीचे वाली लेयर से, तो ऊपर वाली लेयर क्या करेगा, इसको अपने साथ पुल करेगा। जब ऊपर वाली लेयर का वेलोसिटी ज्यादा है नीचे वाली लेयर से और ये इसके साथ चिपक के जाएगा, तो उसको क्या करेगा, अपने साथ पुल करेगा कि नहीं करेगा, उसके ऊपर एक ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पे फ्लो की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पे इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। ये फोर्स कैसा होगा, ऑब्वियसली बात है शियर फोर्स होगा। कैसा लग रहा है सरफेस पे, पैरेलल लग रहा है, तो कैसा फोर्स होगा, शियर फोर्स होगा। किसने लगाया, ऊपर वाली लेयर ने नीचे वाली लेयर पे लगाया, बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि इनकी वेलोसिटी अलग अलग थी। अगर दोनों की सेम वेलोसिटी होती तो सेम वेलोसिटी से निकल जाते, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं थी। बिकॉज ऊपर वाले की वेलोसिटी ज्यादा थी तो उसने इसके ऊपर क्या किया, फोर्स लगाया। तू भी मेरे साथ चल। बट ऊपर वाली ने तो फोर्स लगा दिया, बट नीचे वाली लेयर भी कम नहीं है। ये भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानती है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर तुमने मेरे ऊपर एफ फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, तो मैं भी तुम्हारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाऊंगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन मैं भी तुम्हारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाऊंगी अपोजिट। ये तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पे क्या करेगी, सेम अमाउंट का फोर्स एक्सर्ट करेगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या है, दिस इज द रिएक्शन डियर। ये वाला जो फोर्स आया ऊपर वाली लेयर पे, ये क्या है, रिएक्शन आया, रिएक्शन। एंड ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस रिएक्शन, ये ऊपर वाली लेयर क्या हो जाएगी डियर, रिटार्ड हो जाएगी। ऊपर वाली लेयर क्या हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी। यही वो फोर्स है जो ऊपर वाली लेयर को रिटार्ड करेगा, यही वो फोर्स है इन दोनों के बीच में जिसको हम बोल रहे हैं रेजिस्टिंग फोर्स बोल दो, फ्रिक्शन फोर्स बोल दो, इसको शियर फोर्स बोल दो, विस्कस फोर्स बोल दो, सब सेम है। सब ये सिनोनिम्स वर्ड है यहां पे, क्योंकि इसी फोर्स की वजह से क्या होगा, ऊपर वाली लेयर क्या होगी, रिटार्ड हो जाएगी। ऊपर वाली लेयर क्या हो जाएगी, रिटार्ड, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये मोशन के अपोजिट है इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शन भी बोल रहे हैं। ध्यान से समझना। अब सबसे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी तो भाई जीरो है, इसकी तो वेलोसिटी जीरो है। अभी ध्यान सुनना मेरी बात, सबसे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी तो जीरो है ना, उसके ऊपर वाली लेयर u इंफिनिटी वेलोसिटी से जा रही थी। उसके ऊपर वाली लेयर, इस सबसे नीचे वाली लेयर तो जीरो हो गई जैसे ही वो सरफेस के कांटेक्ट में आई, उसके ऊपर वाली लेयर u इंफिनिटी से जा रही थी। ठीक है, और जब वो u इंफिनिटी से जा रही थी, इन दोनों लेयर्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा वेलोसिटी का, u इंफिनिटी होगा, है ना। और ड्यू टू दिस वेलोसिटी डिफरेंस, ऊपर वाली लेयर ने नीचे वाली लेयर पे क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा आगे की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और उसके रिएक्शन में नीचे वाली लेयर ने जो रेस्ट पे थी, उसने ऊपर वाली लेयर पे लगाया है फोर्स, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है। और इस फोर्स ने क्या कर दिया होगा, इस लेयर की वेलोसिटी को कम कर दिया होगा, इसको क्या कर दिया है, रिटार्ड कर दिया है। ये जो u इंफिनिटी से जा रहा था, अब इसकी वेलोसिटी u इंफिनिटी से कम होके u डैश हो जाएगी कुछ, u डैश इज लेसर देन u इंफिनिटी। तो जो लेयर u इंफिनिटी से आ रही थी, उसकी वेलोसिटी अब u डैश हो चुकी है। सिमिलरली इसके ऊपर वाली लेयर जा रही थी u इंफिनिटी से, है ना, उसने नीचे वाली पे फोर्स लगाया क्योंकि नीचे वाली की वेलोसिटी u इंफिनिटी से कम हो चुकी है। उस फोर्स की वजह से इसने उसको रिएक्शन दिया तो उसकी भी कम हो जाएगी। ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी में डिफरेंस कम होता जा रहा है ना, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वेलोसिटी में डिफरेंस कम होता जा रहा है लेयर की, तो जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो भी कम होता जा रहा है।
समझ रहे हो ना ये बात? भाई सबसे नीचे वाली लेयर्स के बीच में, सबसे नीचे वाली लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है? u इंफिनिटी है। सबसे नीचे वाली लेयर 0, उसके ऊपर जा रही थी u इंफिनिटी, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? u इंफिनिटी है। अब जो नीचे से जस्ट ऊपर वाली लेयर है उसका कितना हो गया वेलोसिटी? u डैश हो गया कुछ, u इंफिनिटी से कम होकर u डैश हो गया, है ना? और जो इसके ऊपर वाली लेयर होगी वो तो अब जा रही है u इंफिनिटी से, इनके बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो कितना है? u इंफिनिटी माइनस u डैश है कि नहीं है? सबसे नीचे की दो लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना था? u इंफिनिटी था। अब उसके ऊपर की दो लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस कम हो गया कि नहीं हो गया? अब जैसे जैसे वेलोसिटी का डिफरेंस कम होगा तो ये जो फोर्स है ना जो लग रहा है ये भी कम होता जाएगा, ये भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसीलिए आप देखोगे सबसे ज्यादा रेजिस्टिंग फोर्स आपको बॉटम पे मिलेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी में डिफरेंस कम होता जा रहा है। वेलोसिटी में डिफरेंस कम हो रहा है तो ये फोर्स कम आ रहे हैं। ओके, फोर्स कम आ रहे हैं, फोर्स कम आ रहे हैं। और जब लेयर का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, जहां पे लेयर का वेलोसिटी सबका सेम हो जाएगा वहां पे ये रेजिस्टिंग फोर्स आना बंद हो जाएगा, वहां पे रेजिस्टिंग फोर्स आना बंद हो जाएगा। ये रेजिस्टिंग फोर्स आएगा ही नहीं। ये रेजिस्टिंग फोर्स तभी तक आएगा जब तक आपको वेलोसिटी में डिफरेंस देखने को, और मैक्सिमम वेलोसिटी में डिफरेंस सबसे बॉटम पे होगा, तो मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स सबसे बॉटम पे। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बोलो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। भाई सब लोग बता के चलेंगे एक बार, ये चीज सबको समझ में आई? ठीक है, ठीक, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया फिर, ये तो बात अपने को समझ में आ गया, जब भी फ्लो अगर हो रहा है तो फ्लो में क्या हो रहा है? जब भी फ्लो किसी सरफेस के ऊपर से जाएगा, जब भी फ्लो किसी सरफेस के ऊपर से पास होगा, ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन यहाँ पे वेलोसिटी में डिफरेंस देखने को मिलेंगे। और इन वेलोसिटी में डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं इसलिए लेयर्स के बीच में क्या मिलेगा आपको? एक फोर्स मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। लेयर्स के बीच में क्या मिलेगा? फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। इतनी बात तो अपने को समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये है कितना? और अभी तक विस्कोसिटी की तो बात ही नहीं आई। हम विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं लेकिन लास्ट 15 मिनट से विस्कोसिटी का डिस्कशन अभी तक नाम भी नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस रेजिस्टिंग फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जो एफ ये फोर्स आ रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो एफ फोर्स है इसको आप रेजिस्टिंग फोर्स बोलो, इसके बहुत सारे नाम है। रेजिस्टिंग फोर्स बोलो आप इसको फ्रिक्शन फोर्स बोलो क्योंकि ये सरफेस के पैरेलल लग रहा है, तो आप इसको शियर फोर्स भी बोलो, और आप इसको विस्कस फोर्स भी बोलो, विस्कस फोर्स। ये सब इसी के नाम है, ये सब इसी के नाम है। ओके, तो यहां पे अगर मैं इस फोर्स को एफ ए से डिवाइड कर दूं, एफ बाई ए कर दूं, तो क्या बन जाएगा? क्या ये शियर स्ट्रेस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चेक कर लो। एफ बाई ए क्या बन जाएगा? शियर स्ट्रेस बन जाएगा, क्योंकि एफ कौन सा फोर्स है? शियर फोर्स है। एफ कौन सा फोर्स है? शियर फोर्स है। एफ बाई ए क्या बन गया? शियर स्ट्रेस। एफ बाई ए क्या बनेगा अपने यहां पे? शियर स्ट्रेस बन जाए। ओके, दैट इज शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए। ये अब अगर मेरे को शियर स्ट्रेस मिल जाए तो एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स मिल जाएगा कि रेस्टिंग फोर्स मिल जाएगा। इस शियर स्ट्रेस के लिए अगेन कौन सामने आए? न्यूटन साहब सामने आए। तो अपने पास क्या है उसके बाद? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी।
न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? न्यूटन साहब ने क्या बोला कि शियर स्ट्रेस बिटवीन लेयर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोबारा आपको याद दिलाना चाहूंगा, सॉलिड में पढ़ते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन फ्लूइड में हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्ट्रेन। यहां पे आप रेट बता सकते हो डिफॉर्मेशन का, लेकिन कितना हुआ है वो नहीं बता पाओगे कभी भी। तो शियर स्ट्रेस बिटवीन फ्लूइड लेयर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ये आएगा। ठीक है, शियर स्ट्रेस बिटवीन लेयर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, और जब अभी मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा, ये चीज प्रूव करके दिखा दूंगा मैं अभी, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूं, मेरे को कंप्लीट करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है ना, इसको हम प्रूव कर देंगे, अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन जब ये कैलकुलेट किया गया डियर, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, तो ये एग्जैक्टली पता किसके इक्वल निकल के आया? ये एग्जैक्टली निकल के आया वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। दैट इज du अपॉन dy, एग्जैक्टली किसके इक्वल निकल के आया? वेलोसिटी ग्रेडियंट के इक्वल निकल के आया, du बाय dy के इक्वल निकल के आया। ओके, सो दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट दिस शियर स्ट्रेस is directly proportional to velocity gradient du by dy. And to remove this proportionality sign, we use a constant, and here is the constant is mu. So tau equals to mu du by dy. Tau equals to mu du by dy. This is the dear Newton's law of viscosity. What does this? This is the Newton's law of viscosity. So by using this equation, we can calculate tau. And what is mu here? Mu is a constant. Mu is a constant. म्यू एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, और क्या नाम दिया गया इसको? डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, ये है डियर विस्कोसिटी। अब आया विस्कोसिटी पिक्चर में। तो विस्कोसिटी से कैसे पता चलेगा कि फ्रिक्शन कितना है? ध्यान सुनना मेरी बात। ओके, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। डियर, दो फ्लूइड लो, ठीक है, कोई भी दो फ्लूइड लो, उनका म्यू कंपेयर करो। जिसका म्यू ज्यादा होगा, अगर म्यू बढ़ेगा, चेक कर लो सेम डिफॉर्मेशन के लिए, अगर म्यू बढ़ता है तो क्या टाउ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और अगर टाउ बढ़ेगा, टाउ क्या है? एफ अपॉन ए, एरिया तो सेम है, तो एफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और एफ क्या है यहाँ पे? रेजिस्टिंग फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर आप दो फ्लूइड लेते हो, एक फ्लूइड के लिए म्यू का वैल्यू कम है, एक फ्लूइड के लिए म्यू का वैल्यू ज्यादा है, तो जिस फ्लूइड के लिए म्यू का वैल्यू ज्यादा है, उस फ्लूइड में आपको ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा बिटवीन द फ्लूइड्स। तो जिस फ्लूइड का म्यू जितना ज्यादा होगा, मतलब उसके फ्लो होने में उतना ही ज्यादा डिफिकल्टी आएगा। सिंपल मतलब ये, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो फ्लो होने में डिफिकल्टी आएगा, सिंपल। तो जिस फ्लूइड का म्यू ज्यादा होगा, तो मतलब टाउ ज्यादा होगा, मतलब एफ ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है? दैट इज फ्रिक्शन। और सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं, डिफिकल्टी इन फ्लो increases, difficulty in flow increase। उसको फ्लो करना उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा फ्लो कराना उसको। तो ये बताएगा आपको विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी, इसलिए मैंने ये नहीं बोला कि विस्कोसिटी आपको एग्जैक्ट देगा। विस्कोसिटी एक मेजर है, इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स। तो दो फ्लूइड का अगर आपको विस्कोसिटी पता है, तो आप ये देख के बता दोगे, अच्छा इस वाले फ्लूइड में रेजिस्टेंस ज्यादा आने वाला है फ्लो में,
ओके। और विस्कोसिटी की हेल्प से आपको अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट पता है तो आप शियर स्ट्रेस भी फाइंड कर सकते हो, एरिया पता है तो फिर शियर फोर्स भी फाइंड कर सकते हो। ये जो शियर फोर्स है यही क्या होगा आपका, यही रेजिस्टिंग फोर्स होगा, यही क्या होगा, रेजिस्टिंग फोर्स होगा। अब आप लोग मेरे को एक बात बताओ, आपने डेंसिटी भी देख लिया, विस्कोसिटी भी देख लिया, मैं अगर कंपैरिजन करूं आपके सामने, मैं दो फ्लूइड की बात करता हूं, एक तरफ वाटर है और एक तरफ ऑयल है। पहले डेंसिटी पूछ रहा हूं, कौन सा ऑयल ले लो, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ले लो, रिफाइंड ऑयल ले लो, कोई भी ले लो, डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, डेंसिटी, ठीक है। अच्छा ये मैंने, डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, वाटर का ज्यादा होगा कि ऑयल का ज्यादा होगा, डेंसिटी, बोलो भाई, डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, वाटर का कि ऑयल का, दोनों ही लिक्विड है। क्या हो गया आप लोगों को? अच्छा अब ये बताओ, वाटर ऑयल को मिक्स करते हैं, ठीक है, वाटर ऑयल को मिक्स करते हैं, ऊपर क्या रहेगा, ऑयल या वाटर, ऊपर वाटर रहेगा कि ऑयल? अच्छा, अगर ऊपर ऑयल रहेगा तो डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, मतलब फिर ऑयल का ज्यादा होगा कि वाटर का ज्यादा होगा? तो ऑयल ऑयल क्यों बोल रहे हो फिर? दो चीजों को मिक्स करो, जो ऊपर फ्लोट कर रहा है वो मतलब उसका डेंसिटी कम है, सिंपल, जो नीचे है उसका डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी किसका ज्यादा होगा डियर, वाटर का ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ना विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी किसका ज्यादा होगा, दोनों को फ्लो करा के देखना, दोनों को फ्लो कराओगे तो विस्कोसिटी किसका ज्यादा निकलेगा, ऑयल का। ऑयल का ये फ्लो होने में ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, ऑयल के फ्लो होने में रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा कंपेरेटिव टू वाटर, कंपेयर टू वाटर, ठीक है। तो यहां पे जो विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी की मैं बात करूंगा, अगर डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी दैट इज म्यू, तो क्या निकल के आए, टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई, टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई, ठीक है। टाउ क्या होगा, शियर स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या बोलेंगे इसको, पास्कल भी बोल सकते हैं भाई, पास्कल भी बोल सकते हैं, ओके। ये क्या है, यू वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और ये क्या है, मीटर, ये तो डिस्टेंस हो गया डीवाई, ये मीटर, यूनिट बना रहा हूं, यूनिट आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या आएगा यहां पे, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, एक तो एसआई यूनिट बनेगा भाई, ध्यान से देखना, एसआई यूनिट क्या बनेगा, अगर इसको मैं पास्कल लिखता हूं तो पास्कल ये ऊपर चला जाएगा, पास्कल सेकंड बनेगा, क्या बनेगा, पास्कल सेकंड, ओके। क्या बनेगा, पास्कल सेकंड बनेगा। और न्यूटन की फॉर्म में लिखता हूं तो क्या बनेगा, और पास्कल क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, ये तो हो गया एसआई यूनिट, है ना, ये क्या हो गया, एसआई यूनिट। अब न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लिखते हैं, अगर क्या लिख रहा हूं मैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड, ठीक है। और मीटर स्क्वायर पहले से ही है, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो एमकेएस यूनिट क्या बनेगा, एमकेएस केजी पर मीटर सेकंड, केजी पर मीटर सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या बनेगा, अब चेक कर लो, सीजीएस एक तो यहां से बन जाएगा डाइन वाला, है ना, न्यूटन को लिख लोगे डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां से बन जाएगा केजी को कर लो ग्राम पर मीटर को कर लो सेंटीमीटर सेकंड। यूनिट्स बहुत पूछते हैं भाई, यूनिट्स बहुत पूछते हैं विस्कोसिटी का, ओके। और डायमेंशन क्या बनेगा, डायमेंशन भी बहुत पूछते हैं, डायमेंशन, डायमेंशन क्या बनेगा, दैट इज केजी पर मीटर सेकंड से बनाएंगे तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन बनेगा, ओके। ये इसके यूनिट और डायमेंशन बनेंगे। एक और यूनिट होता है इसका, पॉइंट्स, क्या होता है, पॉइंट्स, वन पॉइंट्स
1 पॉइंट इक्वल्स टू 0.1 पास्कल सेकंड। 1 पॉइंट इक्वल्स टू 0.1 पास्कल सेकंड के इक्वल होता है। और सेंटी पॉइंट्स भी होता है। सेंटी पॉइंट्स जैसे मीटर सेंटीमीटर होगा ना, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -2 मीटर। तो ऐसे ही 1 सेंटी पॉइंट इक्वल्स टू 10 की पावर -2 पॉइंट्स। और 1 सेंटी पॉइंट इक्वल्स टू पास्कल सेकंड में अगर लिखता हूं, सेंटी पॉइंट्स को पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -2, पॉइंट्स को फिर किसमें करूंगा, पास्कल सेकंड में करूंगा 10 की पावर -1, कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 पास्कल सेकंड। ये कन्वर्जन पता होनी चाहिए, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछेंगे भाई, जेईई के एग्जाम में। ओके, दिस ये हो गए यूनिट्स किसके, डायनामिक विस्कोसिटी के। ठीक है, एक और हम यहां पे डिफाइन करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ध्यान से देखना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू कैसे डिफाइन करते हैं। न्यू इज डिफाइंड एज म्यू बाय रोहू। न्यू इज डिफाइंड एज म्यू बाय रोहू। न्यू देखो, म्यू क्या है, एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड का। रोहो क्या है, ये भी प्रॉपर्टी है फ्लूइड का। इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो भी प्रॉपर्टी मिलेगा, है ना। ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, डिवाइड करूंगा फिर कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। उस प्रॉपर्टी को क्या बोला, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या बोला उसको, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोल दिया। और ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, इसका जो यूनिट बनेगा दैट इज एसआई, और एमकेएस यूनिट इसका सेम बनेगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। चेक कर लेना आप, यहाँ पे इसका यूनिट पुट करना, यहाँ पे इसका पुट करना, मिल जाएगा आपको मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और सीजीएस क्या बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। डायमेंशन क्या बनेंगे, डायमेंशन एल स्क्वायर टी -1। डायमेंशन क्या बनेंगे, एल स्क्वायर टी -1। ये क्या बन जाएंगे इसके डायमेंशन। ओके, और जो इसका सीजीएस यूनिट है, इसको और क्या बोलते हैं, स्टॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक्स। स्टॉक्स मतलब ये कि 1 स्टॉक्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको अगर मैं मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं, डैश मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, बताना भाई यहाँ पे डैश में कितना आएगा, 10 का पावर कितना आएगा, बोलना 10 का पावर, बोलो 10 का पावर। ये हो गया, क्वेश्चन मार्क में बताओ क्या आएगा। 1 स्टॉक्स को मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 10 का पावर कितना लगाऊंगा मैं यहाँ पे, बोलना जरा देखो। अरे समझ नहीं आ रहा है क्या, यूनिट कन्वर्जन तो कर रहा हूं। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो। -4 आएगा, पता नहीं क्या कर रहे हो यार आप लोग, एक दो ने सही आंसर दिया है, -4। अरे सेंटीमीटर को मीटर में, छोटे को बड़े में कर रहे हो ना, सेंटीमीटर को मीटर में करोगे 10 का पावर -2। ठीक है, छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो 10 का पावर -2, स्क्वायर है तो -4 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा। और ऐसे ही होगा सेंटी स्टॉक। सेंटी स्टॉक, 1 सेंटी स्टॉक इक्वल्स टू 10 की पावर -2 स्टॉक। और अगर सेंटी स्टॉक को मैं कन्वर्ट करता हूं, सेंटी स्टॉक्स को अगर हम कन्वर्ट करें इसमें मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, तो क्या बनेगा, 1 स्टॉक इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल्स टू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। 1 सेंटी स्टॉक इक्वल्स टू 10 की पावर -2 स्टॉक, और 1 स्टॉक इक्वल्स टू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो स्टॉक्स को
मीटर स्क्वायर पर सेकंड में करूंगा 10⁻⁴ करूंगा, 10⁻² पहले से ही है, 10⁻�6 हो जाएगा। 1 सेंटीस्टोक इक्वल्स टू 10⁻�6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है जी, ये बनेगा आपका यूनिट कन्वर्जन। क्या बनेगा? यूनिट कन्वर्जन। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, मैं आपको डायरेक्ट लिखवा के चला जाऊंगा एक लाइन में, ठीक है, आप रट के चले जाओगे, ठीक है, खुद बन जाएगी बात, एग्जाम भी निकल जाएगा। लेकिन अगर कभी किसी ने पूछ लिया तो फिर फंसोगे। इससे अच्छा है कि समझ लिया जाए थोड़ा सा ना, क्या बात कर रहे हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। टेम्परेचर चेंज करने पे विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर चेंज करने पे विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, इसकी बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनना, रीजन ऑफ विस्कोसिटी, रीजन ऑफ विस्कोसिटी। आप खुद ही बता दोगे मेरे को, बस आप ये समझ लो जो बताना चाह रहा हूं। विस्कोसिटी होने के डियर दो रीजंस होते हैं। विस्कोसिटी होने के दो रीजन है जो फिजिकल रीजन है, जो फिजिक्स में अगर मैं जाऊं, विस्कोसिटी क्या है तो आपने समझ लिया। विस्कोसिटी होने के दो रीजन है, दैट इज एक तो कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस, और एक एमएमटी। एक क्या है? एमएमटी। ये एमएमटी क्या है? इट इज मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ओके, कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं? यहां पे कोहेसिव फोर्स आर दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल। दो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कोहेसिव फोर्स होगा। और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या होता है? दैट इज, अगर मैं यहां पे बात करता हूं किसी कंटेनर में, यहां पे अगर मैं कुछ मॉलिक्यूल ले लूं, कुछ मॉलिक्यूल ले लूं, और सपोज अगर मैं आपको बोल दूं इस वाले मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी है। ज्यादा एनर्जी कैसे है? आपने इसको इधर से हीट करा, सपोज इस वाले मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी है, तो ये ज्यादा एनर्जी लेके क्या करेगा? रैंडम मोशन स्टार्ट कर देगा, इधर रैंडम मोशन स्टार्ट कर देगा ये। ओके, और ये क्या करेगा? इधर स्ट्राइक करेगा। जैसे इधर स्ट्राइक करेगा, इस वाले मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा मोमेंटम कोलिजन से। इसने क्या किया? अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया इसको बाय कोलिजन, कोलिजन से। उसके बाद इसके पास एनर्जी आया, ये भागा, इसने यहां इस पे टक्कर मारी, इसको मोमेंटम ट्रांसफर किया, इसके पास वेलोसिटी आया, ये गया, इसने इसको टक्कर मारी। इस तरह से क्या हो रहा है? मोमेंटम ट्रांसफर होना स्टार्ट हो। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बाय कोलिजन, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बाय कोलिजन। ये दो फिनोमेना होते हैं डियर, ये दो फिनोमेना होते हैं। अब ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान से सुन लो। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, भाई ध्यान से सुनना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऑलवेज जो कोहेसिव फोर्सेस है, कोहेसिव फोर्सेस वो क्या करेंगे? वो तो डिक्रीज करेंगे ना। तो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड तो ब्रेक होगा जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, है ना। कोहेसिव फोर्सेस क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो जो दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, जैसे आप टेम्परेचर दोगे तो बॉन्ड तो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करेंगे, और टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या करेगा? वो तो इंक्रीज करेगा ना। जैसे आप टेम्परेचर दो, टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब आपने हीट किया है, उससे क्या होगा? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ेगा, ज्यादा एनर्जी आप दे रहे हो, है ना। और डियर लिक्विड्स में ध्यान से सुनना मेरी बात, लिक्विड्स के अंदर देखो दोनों फिनोमिना होंगे लिक्विड में जो रिस्पॉन्सिबल होंगे विस्कोसिटी के लिए, कोहेसिव फोर्स भी और एमएमटी भी। बट लिक्विड में इन दोनों में से डोमिनेट कौन करेगा ज्यादा? इन दोनों में से दोनों रीजन में से डोमिनेट कौन कर रहा है? लिक्विड्स के अंदर डोमिनेट कौन करेगा? कोहेसिव फोर्स डोमिनेट्स, कोहेसिव फोर्स डोमिनेट्स। क्योंकि आपको पता है लिक्विड में मॉलिक्यूल पास पास रहते हैं कंपैरिजन टू गैसेस, तो उनमें जो बॉन्ड है वो ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू गैसेस। तो लिक्विड के अंदर कोहेसिव फोर्स डोमिनेट करते हैं जब हम विस्कोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। और गैसेस में कौन डोमिनेट करेगा? गैसेस में इन दोनों में से कौन डोमिनेट करेगा? कोहेसिव फोर्स डोमिनेट करेंगे कि मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर डोमिनेट करेगा?
गैसेस के मॉलिक्यूल तो वैसे ही इतने दूर दूर होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ही कम होता है ना, और मॉलिक्यूल दूर दूर होने की वजह से मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होगा कोलिजन से, वो बहुत अच्छा होगा। तो गैसेस के अंदर कौन डोमिनेट करेगा? एमएमटी। एमएमटी एक ऐड भी आता है, उसको बस समझ लेना, एमएमटी डोमिनेट्स। एमएमटी क्या करेगा? डोमिनेट करेगा गैसेस में, ठीक है। और आपको पता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कोहेसिव फोर्स तो डिक्रीज करेंगे, लेकिन एमएमटी इंक्रीज करेगा। अब मेरे को ये बता दो, अगर मैं टेम्परेचर राइज करता हूं, अगर मैं टेम्परेचर राइज करता हूं, अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं, टेम्परेचर को अगर बढ़ा दें तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के साथ क्या होगा? अरे लिक्विड की विस्कोसिटी के साथ क्या होगा? हाँ जी आंसर करना जरा। लिक्विड की विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? दैट इज एक जो कोहेसिव फोर्स है वो तो डिक्रीज करेगा, एमएमटी इंक्रीज करेगा, बट लिक्विड के अंदर तो रिस्पॉन्सिबल मेन कौन है? कोहेसिव फोर्सेस है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो तो डिक्रीज कर जाएंगे, और जब वो डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब विस्कोसिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ओके, और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, गैसेस की विस्कोसिटी के बारे में क्या बोलोगे? गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? एमएमटी इंक्रीज कर रहा है, और गैसेस में कौन रिस्पॉन्सिबल है? एमएमटी है, ठीक है। डोमिनेट कौन करेगा? एमएमटी करेगा। तो एमएमटी तो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो गैसेस के अंदर विस्कोसिटी इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे, ओके, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इजी आप रट के भी जा सकते हो, लेकिन एक बात समझ लिया तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज करेगा। रीजन क्या है? डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है, ओके, डिटेल में डिस्कस किया दिस काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। ये हो गया पूरा बात किसका? विस्कोसिटी के बारे में। ये बात किसके बारे में हो गया? पूरा विस्कोसिटी के बारे में हो गया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में, छोटा सा क्वेश्चन अगर ये पूछ ले बच्चों वाला, ठीक है, आप लोग आंसर करोगे, आप लोग आंसर करोगे। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि बोलते हैं जो वेलोसिटी y के साथ चेंज हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। जो वेलोसिटी y के साथ चेंज हो रहा है डियर, वो कैसे हो रहा है? 5y माइनस 2y स्क्वायर, 5y माइनस 2y स्क्वायर, where u in meter per second, u in meter per second and y in meters। आपको पूछते हैं, बताना है टाउ एट वॉल, वॉल पे कितना शेयर स्ट्रेस होगा, और आपको बताना है टाउ एट y इक्वल्स टू 0.1 मीटर, y इक्वल्स टू 0.1 मीटर पे शेयर स्ट्रेस कितना होगा। आप जानते हो हमने बात की है भाई, ये मत बोलना आप, हमने बात कर चुके हैं पहले ही। क्या बात कर चुके हैं? कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहां मिलेगा? मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहां मिलेगा? बिल्कुल सरफेस पे मिलेगा। F का मैक्सिमम वैल्यू बिल्कुल सरफेस पे मिलेगा, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी में डिफरेंस मैक्सिमम है, और जहां पे F मैक्सिमम होगा, F मतलब रेजिस्टिंग फोर्स, शियर फोर्स, वहीं पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहां पे होगा? वॉल पे होगा। शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहां पे आएगा? वॉल पे आएगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे, आपको पता है F का वैल्यू कम होगा, रेजिस्टिंग फोर्स का वैल्यू कम होगा, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू भी कम हो जाएगा। ओके, ये बात भी आप यहां से चेक कर लोगे। पहले आंसर बोलो, इसका आंसर क्या आएगा? वॉल पे शियर स्ट्रेस कितना है बताना जरा, फर्स्ट वाले का आंसर करना, इसको सॉल्व। शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है ना। क्या फॉर्मूला है शेयर स्ट्रेस का? शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला है टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई, है ना, डी यू बाई डी वाई। अच्छा म्यू का वैल्यू दिया नहीं मैंने आपको, म्यू का वैल्यू तो दिया ही नहीं,
तो म्यू का वैल्यू ले लो आप, सॉरी म्यू का वैल्यू ले लो 1 पॉइंट्स, 1 पॉइंट्स, म्यू का वैल्यू ले लो 1 पॉइंट्स, 1 पॉइंट्स, ठीक है। तो टाउ क्या हो जाएगा, म्यू डी यू बाई डी वाई। अब टाउ कहां पे निकालना है डियर, वॉल पे निकालना है, वॉल पे मतलब y इक्वल्स टू 0 पे। तो डी यू बाई डी वाई भी तो आप y इक्वल्स टू 0 पे ही लोगे ना, फिर डी यू बाई डी वाई भी आप y इक्वल्स टू 0 पे ही लोगे, ठीक है। तो यहां से डी यू बाई डी वाई फाइंड कर लो ना, डी यू बाई डी वाई मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो y के रेस्पेक्ट में, कितना आएगा 5y का क्या हो जाएगा 5 माइनस 2y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4y। और आपको क्या चाहिए, यू वांट डी यू बाई डी वाई एट y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 पे डी यू बाई डी वाई, y 0 पुट करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा, ओके 5 आएगा। तो टाउ एट वॉल कितना होगा 1 पॉइंट्स, 1 पॉइंट्स मतलब 1 पॉइंट्स मतलब 0.1 पास्कल सेकंड है ना, 0.1 पास्कल सेकंड, कितना आएगा 0.1 पास्कल सेकंड इंटू 5, कितना हो जाएगा 0.5 पास्कल्स और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल बोलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो एक ही बात, ठीक है। ये आएगा वॉल पे शेयर स्ट्रेस, कितना आएगा 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ओके ये आएगा वॉल पे। और आपको कहां फाइंड करना है शेयर स्ट्रेस, दैट इज कहां पे फाइंड करना है, टाउ आपको फाइंड करना है कहां पे, y इक्वल्स टू 0.1 मीटर पे, है ना। क्या आएगा म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। तो डी यू बाई डी वाई भी कहां पे लोगे, डी यू बाई डी वाई भी आप कहां पे लोगे, y इक्वल्स टू 0.1 मीटर पे लोगे। डी यू बाई डी वाई भी तो y इक्वल्स टू 0.1 मीटर का लोगे, म्यू तो कांस्टेंट है, ओके। तो डी यू बाई डी वाई y इक्वल्स टू 0.1 मीटर पे कितना आएगा, दैट इज यहां से अगर मैं फाइंड करता हूं डी यू बाई डी वाई y इक्वल्स टू 0.1 कितना आएगा, चेक कर लो, चेक कर लो, 0.1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 5 माइनस 0.4, y का वैल्यू 0.1 पुट करेंगे तो 5 माइनस 0.4 कितना आएगा 4.6, कितना आएगा 4.6 आएगा, ओके। तो म्यू का वैल्यू कितना है 0.1 इंटू कितना है 4.6, कितना आएगा 0.46 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 0.46 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल पे कितना शेयर स्ट्रेस है 0.5, वॉल से 0.1 मीटर ऊपर अगर जाऊंगा, वॉल से अगर 0.1 मीटर ऊपर जाऊंगा तो शेयर स्ट्रेस कितना हो गया 0.46। जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं शेयर स्ट्रेस कम हो रहा है, शेयर स्ट्रेस कम होगा मतलब शेयर फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स भी कम होगा। हाँ जी ठीक है, समझ में आई सबको ये बात, ये बात सबको समझ में आई। ठीक है, अब ध्यान सुनना, लास्ट बात करके जाऊंगा, लास्ट बात करके जाऊंगा, ध्यान सुन लो। टाउ इज मैक्सिमम, टाउ इज मैक्सिमम एट वॉल, शेयर स्ट्रेस कहां पर मैक्सिमम होगा वॉल पे, मतलब y इक्वल्स टू 0 पे, ओके। एज y इंक्रीजेस तो टाउ क्या करेगा डिक्रीज करेगा, टाउ क्या करेगा डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे y इंक्रीज करेगा टाउ क्या करेगा डिक्रीज करेगा, है ना। शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम कहां पे होगा वॉल पे होगा, ठीक है दिस। बट इफ du by dy is constant, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है म्यू डी यू बाई डी वाई, है ना भाई, ध्यान सुनना मेरी बात। म्यू तो पहले ही कांस्टेंट है, प्रॉपर्टी है, म्यू तो पहले से ही कांस्टेंट बैठी है बेचारी। अगर डी यू बाई डी वाई भी कांस्टेंट हो जाए, अगर डी यू बाई डी वाई भी कांस्टेंट हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, टाउ भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। इस केस में क्या होगा डियर, इस केस में दैट इज इन दिस केस, इस वाले केस में टाउ क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा,
इस केस में टाउ इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y। कहीं पे भी आप फाइंड करोगे डियर टाउ सेम आएगा हमेशा, कहीं पे भी फाइंड करोगे टाउ सेम आएगा। और ये कैसा आपको दिखाई देगा, इधर देखो ध्यान से, ये है, ध्यान से देखना डियर, ये है du बाई डी वाई कॉन्स्टेंट। du बाई डी वाई क्या है, कांस्टेंट। अगर du बाई डी वाई कॉन्स्टेंट है तो ये कैसा आएगा, लीनियर आएगा। ये कर्व कैसा आएगा, लीनियर। अगर ये कर्व लीनियर है इसका मतलब du बाई डी वाई कॉन्स्टेंट है, और अगर du बाई डी वाई कॉन्स्टेंट हो गया तो टाउ भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ओके, तो कहीं पे भी आप चेक करोगे किसी भी y पे टाउ सेम आएगा, बट एक्चुअल सिनेरियो में ये होगा टाउ मैक्सिमम कहां पे होता है, वॉल पे होता है, और जैसे जैसे y इंक्रीज करेगा टाउ डिक्रीज करेगा। बट ये एक आइडियल सिनेरियो है। भाई du बाई डी वाई क्या बता रहा है, du बाई डी वाई स्लोप ही तो बता रहा है ना कर्व का, du बाई डी वाई स्लोप बता रहा है। तो ये कांस्टेंट स्लोप का तो लाइन बनाया मैंने लीनियर, ये लीनियर मैंने क्या बनाया, कांस्टेंट स्लोप का तो लाइन बनाया है। इफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर, क्या लीनियर है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। if velocity distribution is linear, in that case du by dy will become constant, and if du by dy will become constant so shear stress will also become constant. Okay, otherwise it is the actual scenario, this here. Okay, du by dy is not constant, du by dy is changing with y. If du by dy is changing with y, so tau will also change at y equals to 0, at सॉलिड सरफेस टाउ विल बी मैक्सिमम, और जैसे जैसे आप y इंक्रीज करोगे शेयर स्ट्रेस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां पे इस केस में आप चेक कर सकते हो, इसका du बाई डी वाई इज नॉट कॉन्स्टेंट, du बाई डी वाई कॉन्स्टेंट नहीं है। ठीक है भाई, ये बात सबको क्लियर हुआ, हाँ जी बोलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन। ये जो चीज बताई सबको क्लियर हुई है, आपसे कभी भी किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लेंगे तो पता होना चाहिए आपको एक चीज। ठीक है, सो इतना ही करेंगे आज, इतना ही रहने देते हैं। कल हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन। ओके, और कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे फ्लूइड का, जैसे कि वेपर प्रेशर हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, और सरफेस टेंशन। ये सब हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज। ओके, और हाँ, एक अभी क्लास के बाद ना मैं एक ग्रुप में पोल करने वाला हूं। ओके, अभी हम ग्रुप में एक पोल करेंगे, बिकॉज वी विल स्टार्ट अनदर सब्जेक्ट। एक और सब्जेक्ट अपने को भी स्टार्ट करना है नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट वीक से एक और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो पोल करूंगा मैं, उसकी टाइमिंग को लेके वो आपको बताना होगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट की टाइमिंग। ठीक है, 3 टाइमिंग डिस्कस हुई है, 3 टाइमिंग में आपको बोलूंगा, उसमें से आप, ठीक है, जिसको भी हाईएस्ट वोट मिलेंगे वो टाइमिंग हम सेट कर देंगे। ठीक है, और परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, दोनों के लिए डियर, दोनों के लिए स्टार्ट होगा ना, सिविल के लिए भी स्टार्ट होगा, मैकेनिकल के लिए भी स्टार्ट होगा। ओके, दोनों के लिए स्टार्ट होगा, एक सिविल का भी होगा और एक मैकेनिकल का भी होगा। ठीक है, और एग्जाम से पहले सिलेबस आपका बड़े अच्छे से मजे में कंप्लीट होगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेक्चर लगाओ अच्छे से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कराने का और जो भी रिक्वायरमेंट है आपको प्रैक्टिस के लिए वो प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है। सिलेक्शन लेना है, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी।
ठीक है, अपना पूरा लगा दो, जितना हो सकता है मैक्सिमम लगा दो, पर एग्जाम के बाद ये ना हो कि थोड़ा सा और कर लेता, ये नहीं, दे दिया मैक्सिमम जितना देना था, अब नहीं हुआ कोई बात नहीं, अपना 100% दिया है। सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? मैकेनिकल का सिलेबस कम है, मैकेनिकल का जल्दी हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम विद इन 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा मैकेनिकल का सिलेबस। सिविल में लगेंगे 2.5 मंथ्स नियर अबाउट कंप्लीट होने में। ओके सो डियर, इतना ही करेंगे फिर आज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड। चलो।